स्वर्ण मालिनी वसंत रस के बारे में बताने के लिए आया हूँ। स्वर्ण मालिनी वसंत रस जो है यह आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, जिसको हर व्याधि में दिया जाता है। और मतलब जब कोई भी व्याधि से ग्रस्त हो जाता है और उसको वो व्याधि से निकलना होता है, तो दुर्बलता आ जाती है, तो दुर्बलता से निकालने के लिए, और जहाँ पर अग्निमंद है और रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र बहुत ज्यादा क्षीण हो गए हैं, उन सारी अवस्थाओं में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो स्वर्ण मालिनी वसंत जो है ना, वसंत कल्पों में हम लोगों ने परसों के दिन देखा कि लघु मालिनी वसंत का क्या रोल रहता है। फिर उसके बाद में हमने मधु मालिनी वसंत के बारे में कल देखा, और आज हम लोग स्वर्ण मालिनी वसंत के बारे में देख रहे हैं। तो स्वर्ण मालिनी वसंत जैसा कि नाम है, तो इसमें स्वर्ण रहता है, स्वर्ण भस्म डाला जाता है, तो यह और ज्यादा गुणकारी हो जाता है। और वसंत कल्प है, इसका मतलब इसमें जिंक, मतलब जिसको हम खरपर बोलते हैं या रसक है, वह उसका भस्म डाला हुआ है। तो यह वसंत कल्प जो है रहता है ना, ये बहुत सारे अवस्थाओं में इसको कैसे कैसे यूज करना चाहिए, इसका क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस क्या है, यह सब मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ। तो इसमें पहले तो यह जान लीजिए कि यह बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट रसायन द्रव्य है। तो इसके बारे में रस योग सागर नामक पुस्तक में क्या बताया है, वह मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो पहले संस्कृत में हम लोग देखते हैं, फिर उसका मीनिंग देखते हैं, और यह क्यों वैसा काम करता है, मतलब इसमें क्या गुण है कि यह वैसा काम करता है, वह जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि स्वर्ण मुक्ता दरद मरिचम भाग वृद्ध्या प्रदेयम खरपरेष्टे प्रथम अखिलाम मर्देन भक्षणेन यावत् स्नेहो व्रजति विलयम निम्बो निरेण तावत गुंजा द्वंद मधु चपलया सर्व रोगे वसंत। यह बहुत अच्छा बताया है रस योग सागर में, जिसमें इसको प्राग मालिनी वसंत भी बोला गया है। प्राग मालिनी वसंत, इसका नाम इतना अच्छा परफेक्ट होता है, वह मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। तो ऐसा बताते हैं कि सर्व रोगे वसंत, सारे बीमारियों में वसंत कल्प का प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं श्लोक में, जैसे कि बताया है कि स्वर्ण मुक्ता दरद मरिचम भाग वृद्ध्या प्रदेयम, मतलब इसमें ना एक एक क्रम से इसको बढ़ा है। मतलब स्वर्ण भस्म एक भाग ले लिया, मोती भस्म दो भाग ले लिया, हिंगुल भस्म तीन भाग ले लिया, काली मिर्च चार भाग ले लिया, और शुद्ध कल खापरी या फिर खरपर है वह आठ भाग ले लिया। खरपर रेष्टि प्रथम मखिलम, खरपर अष्टई मतलब आठ भाग ले लिया। फिर से देखिए, स्वर्ण मुक्ता दरद मरिचम भाग वृद्ध्या प्रदेयम, स्वर्ण एक भाग, मुक्ता दो भाग, दरद मतलब हिंगुल तीन भाग, फिर जो मरीच है मरीचम भाग वृद्ध्या प्रथम, चार भाग मरीच ले लिया, काली मिर्च जो गोल मरीच होता है वह ले लिया, और खरपर, खरपर आठ भाग ले लिया। खरपर एष्टे प्रथम अग्लम मर्दियनम भक्षणेन, मतलब इसको मर्दन करना है, पूरी अच्छी तरह से मर्दन करते रहना है। मर्दन संस्कार से वो और सूक्ष्म हो जाता है, और उसमें जो बाइंडिंग होती है वो सारी चीजों की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा, सूक्ष्म रूप में भी ये बहुत ज्यादा कार्यकारी हो जाता है। फिर जब ये मिश्रण हो जाता है, तब गाय का जो मक्खन होता है, जो कृष्ण भगवान मक्खन खाते थे, वह मक्खन डाल देना है, और उसको घोटते रहना है, घोटते रहना है वो सारी चीज में। तो जब तक उसमें स्नेहांश कम नहीं हो जाए, तब तक ये घोटते रहना है। उसके बाद में खट्टा नींबू का रस डालना है, और उसको घोटते रहना है, घोटते रहना है, इतना घोटना है कि मक्खन का जो स्निग्धांश है वह पूरी तरह से निकल जाए, और वो एकदम ड्राई पड़ जाए। इतना घुटना है कि पूरा अंदर ही अंदर वो मराठी में जिरुन जाने, मतलब अंदर ही अंदर मिक्स हो जाना चाहिए पूरा। इतना ज्यादा मिक्स हो जाना चाहिए कि वह ऊपर से पता ही न चले कि उसमें कभी मक्खन डाला था या स्निग्धांश है। इतना ज्यादा घोटते जाना है। तो इसको 42 डेज तक नींबू के रस की भावना देनी है। एक दिन जैसे पूरा दिन घोट लिया, फिर उसके बाद में रोक दिया, फिर दूसरे दिन फिर घोटा, ऐसे घोटते 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 उसमें संस्कार होते जाता है, मर्दन संस्कार से। तो वह मेडिसिन एकदम बेस्ट बन जाता है, और यह वसंत कल्प तैयार हो जाता है। और इसमें स्वर्ण डाला हुआ है, इसलिए स्वर्ण मालिनी वसंत इसका नाम है। तो इसको प्राग मालिनी वसंत भी बोलते हैं, वसंत मालती रस भी बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रांतों में, भारत में अलग अलग इसके नाम रखे जाते हैं। तो जो भी है, कोई लोग मालिनी वसंत स्वर्ण बोलते हैं, कोई स्वर्ण मालिनी वसंत, कोई प्राग मालिनी वसंत, या कोई वसंत मालती रस, इस तरह से इसका नाम रखा जाता है। तो यह ज्यादातर भारत की सारी आयुर्वेदिक कंपनियां जो टैबलेट्स बनाती हैं, स्वर्णकल्प बनाती है, वह सभी इसका आखिर वो बिक रहा है, चल रहा है, तभी तो चलाया जा रहा है ना, मतलब इसका रिजल्ट तो अच्छा ही आता है। तो ऐसा बोलते हैं कि स्वर्ण मालिनी वसंत का ग्रंथोक्त गुणधर्म है कि सर्व रोगे वसंत, मतलब ऐसा निर्देश आया है। तो इसको वसंत कल्प में हम लोगों ने लघु मालिनी वसंत देखा, मधु मालिनी वसंत देखा, वो मैंने पिछले दो लेक्चर्स में बताया था। तो इसमें स्वर्ण मालिनी वसंत जो है उसको सिद्ध मालिनी वसंत भी बोलते हैं।
और इसमें और आगे आगे दवाइयां अगर हम लोग देखेंगे तो वसंत विलय करके एक दवाई आती है, एक अपूर्व मालिनी वसंत आती है, एक मधु मालिनी वसंत भी आती है। तो ये सारे वसंत कल्प के ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। जिस तरह से एंटीबायोटिक्स हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, सेकंड जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, थर्ड जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फोर्थ जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसी तरह से ये वसंत कल्प का ग्रुप है जिसमें सिद्ध मालिनी वसंत, प्राग मालिनी वसंत, वसंत मालती, लघु मालिनी और मधु मालिनी, वृहत स्वर्ण मालिनी, इस तरह के बहुत सारे कल्प हैं। तो मैं अभी तो स्वर्ण मालिनी वसंत के बारे में बता रहा हूँ। एक लघु स्वर्ण मालिनी वसंत रस भी आता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इसमें स्वर्ण मालिनी वसंत रस है, उसका मेन कार्य क्या होता है, तो यह जितने भी नर्वस सिस्टम है, वात वाहिनियां हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है, ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करती है। और जो प्लेक्सेस रहते हैं नर्व्स के, उन सबको ये स्टिमुलेट करती है और ताकत दे देती है, उनको बल बढ़ाती है। नाड़ी चक्र जितने रहते हैं, फिर सहस्त्राकार जो ब्रेन रहते हैं उसमें काम करता है। वात वाहन मंडल जो रहता है आयुर्वेद के हिसाब से नर्वस सिस्टम पे, स्पाइनल नर्व हो गए, क्रैनियल नर्व हो गए, हर तरह के नर्व्स पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और सभी को ये बल प्रदान कर देता है। क्योंकि एलोपैथी में बोलते हैं कि अगर नर्व्स का डैमेज हो गया तो वो परमानेंट डैमेज होता है, इरिवर्सिबल सेल डेथ होता है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता। आयुर्वेद में स्वर्ण कल्प इतने अच्छे हैं कि वो रीजनरेट कर देते हैं और नए नए धातु बना देते हैं। तो इसलिए सर्व रोगी वसंत ऐसा बताया जाता है। तो यह बल देता है और उत्तेजना देता है, एक्साइटमेंट करता है और बल देता है। और इसमें कुचला की भी अगर भावना, अब क्या होता है कि कुचला की भावना वाले बहुत सारे द्रव्य हैं जिसमें कुचला डाली है, जैसे महावात विध्वंसक रस हो गया, अग्नि तुंडी वटी हो गया, तो उसका भी उत्तेजना मिलता है, तो वो टेम्पररी मिलता है। कुचला एक विषय द्रव्य है, उसकी मेडिसिन से उत्तेजना मिलती है, फायदा होता है नर्वस सिस्टम को, ठीक है। लेकिन स्वर्ण मालिनी वसंत का जो उत्तेजना रहता है वो टिकाऊ रहता है, परमानेंट रहता है। तो यह कुचला के कल्पों से ज्यादा अच्छा रहता है। एक विष तिंदुक वटी भी आते हैं, उसमें भी कुचला की भावना रहती है, कुचला रहता है। फिर उसके बाद में मतलब मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन कुचला के द्रव्यों से वह टेम्पररी रहता है और उसका विषारी परिणाम भी आता है। लेकिन स्वर्ण मालिनी वसंत स्वर्ण है, ये खुद ही विष को दूर करने वाला है और इसका स्टिमुलेशन जो रहता है वो परमानेंट रहता है और हर समय शरीर को नया ऊर्जा मिलता है, नई ताकत मिलती है, नया जोश मिलता है, हर सेल्स खुश हो जाते हैं इसका सेवन करते ही ना, हर सेल्स को एक नई ताकत आ जाती है, तो वह भी अपने फंक्शंस अच्छे करने लगते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उसका पचन होता है, आप लोगों को पता है, जाठरगनी की क्रिया होती है और उसके बाद में पहला आहार रस बनता है, फिर उसके उसका परिणाम होकर रस धातु बनता है, फिर रक्त धातु बनता है, फिर मांस धातु, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारे धातु का क्रम होता है। केदार कुल्ला न्याय से बनता है, या खले कपोत न्याय से बनता है, या फिर शीर दधी न्याय से बनता है। ये आप लोगों ने न्याय पढ़ा है फिजियोलॉजी में। ग्रहणी चिकित्सा 15वां चैप्टर में भी चरकाचार्य जी ने यह बताया है, तीनों न्याय के हिसाब से बताया है। और न्याय जो दर्शन है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आई हैं जो आयुर्वेद ने एक्सेप्ट की है, जैसे कि शुचि कटाह न्याय है, फिर क्षत्रिणो गच्छन्ति न्याय, ऐसे बहुत सारे न्याय हैं, उसका एक्सेप्टेंस किया है न्याय दर्शन का। तो यहाँ पर शीर दधि न्याय, केदार कुल्या न्याय और खले कपोत न्याय, इनसे हम लोग को पता है कि धातुओं का, नए नए धातुओं का निर्मित होता है। अब यह स्वर्ण मालिनी वसन जब देते हैं तो यह जो प्रक्रिया है, मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक धातु से नए धातु बनना और मतलब उत्तरोत्तर धातुओं को ताकत मिलना, और दूसरा अग्नि की क्रिया होना, यह सारे काम जो रहते हैं स्वर्ण मालिनी वसन से बहुत अच्छे से बेस्ट होने लगते हैं। तो अगर स्वर्ण मालिनी वसन देंगे ना तो आप लोग खुद देखेंगे पेशेंट में, ये केवल कहानी वाला बात नहीं है, यह पेशेंट में प्रैक्टिकल देखने वाली बात है कि स्वर्ण मालिनी वसन जिसको भी दिया जाता है तो अच्छा सा रस धातु से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह सब अच्छा बनने लगता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको ना आफ्टर ये स्पॉन्डिलोसिस का ऑपरेशन हो गया और नर्व कट हो गया और पूरा पैरालाइज्ड हो गए, कमर से नीचे उनको कोई कंट्रोल ही नहीं रहता, हाथ पैर मतलब पैर हिला नहीं सकते हैं, मल मूत्र का कंट्रोल नहीं रहता, और उसमें हमें रीजनरेट करना होता है। नर्व्स तो बहुत ज्यादा ऐसे स्पाइनल कट हो गई होती है, उनको फिर से ताकत देना होता है। तो इसमें ना हम, और क्या होता है, कुछ ना कुछ तो नर्व जुड़ी रहती है, अगर हमने उनको भी ताकत दे दिया ना तो पैर में ताकत आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने स्वर्ण वाले ने वसन दिया, बस्ती का उपक्रम कराया, सारा कुछ कराया और फिर रसायन वगैरह दिया और स्वर्ण मालिनी वसन दिया, तो ना वो जो पैरालाइज थे वो पहले महीने में ये होने लगे, पकड़ खिड़की पकड़ के खड़े होने लगे,
फिर दूसरा महीना में वॉकर लेके चलने लगे, तीसरा महीना में वो स्टिक लेके चलने लगे, चौथा महीना में चलने लगे और फिर दौड़ने लगे। यह होता है स्वर्णमालिनी वसंत। मतलब क्या होता है कि जो सेल्स डैमेज हो गए उसको फिर से बनाना, यह कार्य जो रहता है वो स्वर्णमालिनी वसंत करता है। और यह अच्छा फायदा करता है, और इसीलिए इसका प्रयोग आप लोग भी अपने प्रैक्टिस में करिए। हर व्याधि ठीक होगी ऐसा नहीं है। असाध्य व्याधि और अरिष्ट सूचक व्याधि में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक प्राण है शरीर में तब तक हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए और मेडिसिन पे भरोसा करना चाहिए। इसका जितना लिमिट है और भगवान ने जितना आयुष्य दिया है, जितना मतलब भगवान ने सोचा है कि इस व्यक्ति को इस जीवात्मा को इतना सुख देना है, तो वह तो सुख देने वाले हैं। हम लोग निमित्त मानते हैं कि हम लोग मेडिसिन देंगे और उनको जल्दी से हम जल्दी ठीक कर सकते हैं, बाकी सब चीज भगवान पे छोड़ देना चाहिए। तो स्वर्ण मालिनी वसंत का 100% सक्सेस रेट है, यह आप लोग मान लीजिए। यह अमृत नहीं है कि मरे हुए को भी जिंदा कर देगा। कोई डेड बॉडी पड़ा हुआ है शमशान में और हम लोगों ने वहां से निकाला और उसको स्वर्ण मालिनी वसंत दे दिया और वो जिंदा होके फिर ठीक हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। इतना मतलब अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए कि मेडिसिन में हर गुणधर्म है। हर मेडिसिन जीवित इंसान को ही ठीक कर सकता है, मृत्यु वाले को नहीं कर सकता। जिसका डेड बॉडी पूरा मतलब जो मर गया है, आत्मा निकल गई, उसको नहीं ठीक करेगा। तो उसके लिए तो अमृत की ही कल्पना की जाती है कि अमृत छिड़क दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि लंका का जब सारा कार्य हो गया, विभीषण को राज्य दे दिया, तो रामचंद्र भगवान पुष्पक विमान से जाने लगे, तो अमृत जो था, अमृत उनके पास आया और उन्होंने सारी वानरी सेना पे अमृत अमृत का छिड़काव कर दिया, तो सारे वानर फिर से जिंदा हो गए जिनको राक्षसों ने मारा था। वो फिर जिंदा हो गए और वो सारे अयोध्या में जाने लगे। तो यह अमृत ही कर सकता है। और अमृत का मतलब क्या होता है कि इस दुनिया में जितनी भी दिव्य औषधियां हैं उसका सार भाग जो रहता है वह अमृत रहता है, तो वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देता है। तो यह स्वर्ण मालिनी वसंत इतना काम नहीं करेगा कि अमृत है, लेकिन यह हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जो उस अवस्था में रहते हैं, जो कृच्छ साध्य व्याधियां रहती हैं और या फिर याप्य व्याधियां रहती हैं, उसको काफी हद तक यह ठीक कर देता है। और इसका कार्य कैसा है कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इन सबको यह अच्छा करता है, स्ट्रांग करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह और दूसरा क्या है कि वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को यह बैलेंस कर देता है। इसमें काली मिर्च डाला हुआ है तो यह कफ को भी शमन कर देगा और अग्नि को भी प्रदीप्त कर देगा। और दूसरा इसमें मौक्तिक भस्म है तो पित्त का शमन कर देगा, स्वर्ण भस्म है तो तीनों दोषों को शमन कर देगा और धातुओं को बल दे देगा। तो धातु परिपोषण क्रम जो है वह यह सारा मतलब बैलेंस कर देता है प्राकृत अवस्था में, और थोड़ा और अच्छा क्वालिटी में यह बना देता है, इसलिए इसको स्वर्ण मालिनी वसंत कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रोगी ना बहुत बड़े बड़े बीमारियों से उठ के निकलता है, जैसे कि आजकल स्वाइन ये कोविड के इन्फेक्शन से, कोरोना वायरस से पोस्ट कोविड पेशेंट बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाते हैं, या फिर कोरोना का वैक्सीन लगने की वजह से भी दुर्बलता आ जाती है। एक तरह से उसमें क्या मरा हुआ वायरस ही डाला जा रहा है और एंटीबॉडीज तैयार किए जा रहे हैं, तो उससे ना पेशेंट को ना बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। या यही चीज नहीं, और भी डायबिटीज की वजह से भी अगर पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, या फिर एड्स हो गया है, कैंसर हो गया है, मेनिंजियल फीवर है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होती है, या सांधिपातिक रोग है, उसमें वह पेशेंट बहुत ज्यादा दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है, तो शरीर जो रहता है वो क्षीण हो जाता है, उसमें बल की ताकत ही नहीं रहती है, मांस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस आता है। तो एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है। एलोपैथी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का आपको सलाइन लगा देंगे, विटामिन बी 12 का बी कॉम्प्लेक्स का आपको इंजेक्शन देंगे और टॉनिक दे देंगे, प्रोटीन पाउडर दे देंगे। उनके पास ऐसा दवाई ही नहीं है। मतलब उनका साइंस अभी तक इतना आगे सफल नहीं हुआ है, अभी रिसर्चेस चल रहे हैं। लेकिन यह क्या करता है कि धातु के अंतर्गत जितने भी धात्वग्नियां हैं, मतलब रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि, मेदो अग्नि, अस्थि की अग्नि, मज्जा की अग्नि, शुक्र की अग्नि, सारी अग्नियों को प्रदीप्त कर देता है। काली मिर्च है और स्वर्ण कल्प है और खरपर है, तो इसका यह रहता है कि अग्नि को प्रदीप्त कर देता है और उत्कृष्ट रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद अस्थि मज्जा शुक्र इतना अच्छा बनाने लगता है। इनफर्टिलिटी के कंडीशन में भी स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग करके देखा गया। तो स्त्रियों को भी जो ये गर्भाधान नहीं हो पा रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल एएमएच वैल्यू कम हो गया है बहुत ज्यादा, मतलब एंटी मलेरियन हार्मोन कम हो गए हैं कुछ एज आने के बाद, 36-37 के बाद ना उनका जो ओवुलेटरी साइकिल होता है वो बहुत वीक हो जाता है, ओवम निकल ही नहीं पाता, मैच्योर जो ग्राफिक फॉलिकल्स है ना वो सब बहुत स्लो हो जाता है, फिर एग जो होता है वो रप्चर नहीं हो पाता, तो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है और एंटी मलेरियन हार्मोन बहुत कम हो जाता है। तो वो लोग ना
एलोपैथी के डॉक्टर्स आईयूआई कराने लगते हैं, इक्सिक जैसे प्रोसीजर कराने लगते हैं। लेकिन अगर एएमएच वैल्यू ही कम है तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लोग एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे इंजेक्शन देते हैं, बहुत सारे दवाइयां देते हैं, लेकिन उनके पास कुछ दवाई नहीं है। तो अगर पेशेंट को अगर मालूम हुआ कि आयुर्वेद में दवाई है, तो स्वर्ण मकरध्वज हो गया, स्वर्ण मालिनी वसंत हो गया, यह सब अगर दवाइयां दिया जाए तो एएमएच वैल्यू बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर ना ओवुलेटरी साइकिल जो है वो एकदम बेस्ट हो जाता है। और एएमएच अगर नॉर्मल रहे, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हाइपर ओवुलेशन हो रहा है, तो वह भी नुकसानदायक होता है। 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 0 to 5 के बीच में, ये रेंज में रहना चाहिए। और इसमें कम से कम 1 या 2 एग भी बने, लेकिन हेल्दी बने। तो स्वर्ण वाली वसंत का 3 महीना प्रयोग कर देंगे ना, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट का जो है ओवम अच्छा बनने लगता है, अच्छा आर्तव रहेगा, तो अच्छा शुक्र से संयोग रहेगा, तो फिर अच्छा संतान की उत्पत्ति होगी। इसीलिए ना इसका प्रयोग वहां करने पे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पुरुषों में भी अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है, या फिर मोटिलिटी कम है, या फिर ना स्पर्म सेल्स का हेड टेल बॉडी ये बहुत ज्यादा वीक है, तो उसमें भी स्पर्म सेल्स अच्छे बनने चाहिए, उत्कृष्ट एक ही स्पर्म हमें चाहिए। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रहते हैं, लेकिन उसमें एक ही बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, इंटेलिजेंट रहता है, जो ओवा को पेनिट्रेट करके फिर आगे संतान की उत्पत्ति करता है, जाइगोट फॉर्मेशन करता है। तो वही एक मिलियंस में से हमें एक अच्छा बनाना है, तो मिलियंस भी अच्छे बने, उसमें से एक तो अच्छा बनेगा ही, वो कंपटीशन देके आगे बढ़ेगा। तो इसमें स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग करके आप लोग देखिए, मोटिलिटी अच्छी हो जाती है। और ये दवाई इतना महंगा भी नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का, बहुत से अगर महंगा देखेंगे अच्छा क्वालिटी का, तो 10 रुपए एक गोली का रेट पड़ता है। तो ये पेशेंट को अफोर्ड हो जाता है। वहां लाखों रुपए आईवीएफ में करवाने से अच्छा है कि ये करवा दिया जाएगी, इसका सेवन करा दिया जाए। और इसका सेवन जो है अनुपान के रूप में, अगर हम लोगों ने मक्खन के साथ कराया और 1 रत्ती से 3 रत्ती इतना सेवन कराते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। 1 रत्ती 125 mgm, और 3 रत्ती मतलब 325 तक, अप्रोक्सीमेटली 350 तक अगर करा दिया गया, या 3 गोली का सेवन सुबह, 3 गोली शाम को, इतना करा दिया गया, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि क्षय की अवस्था रहती है, विशेषकर जंतुजन्य क्षय रहता है, ट्यूबरकुलन बैसिलाई की वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि प्रतिकार शक्ति जो रहती है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आईजीएम, आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। और जितना बैक्टीरिया, वायरस, अपने शरीर में बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स रहते हैं जो अटैक करते हैं, तो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वह बहुत ज्यादा वीक अगर हो गया, तो बहुत ज्यादा ना बीमारियां हो जाती है। तो उस ऐसे ही में टीबी हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो वहां पे पहले से ही ऐसे फेवरेबल कंडीशन होती है कि क्षयात्मक संप्राप्ति हुई रहती है, अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय से धातु अपने आप कमजोर हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा वीक और क्षीण हुए रहते हैं। तो उस कंडीशन में ट्यूबरकुलन बैसिलाई रहता है, वो जल्दी अटैक करता है, और कहीं से भी एयरबॉर्न डिजीज है, कहीं भी हवा से आएगा, और वह शरीर पे अटैक करता है। अब बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज्यादा वीक है। पहले कैसे होता था कि मोहम्मद गजनवी आते थे, मोहम्मद गौरी आते थे, फिर तुर्की लोग, तुर्की से तुर्क लोग आते थे, फिर मुगल आते थे, अरब लोग आते थे, फिर अंग्रेज लोग आए, फ्रांसीसी लोग आए, पुर्तगाली आए, फिर मंगोलियन लोग आए। वह सब भारत में आके अटैक करते थे और यहाँ पे लूट के लेके जाते थे। और दूसरा क्या करते थे, यहाँ पे राज भी किया उन्होंने। हम लोग 1,000 साल तक गुलाम रहे। क्यों? क्योंकि इंडिया की खुद की डिफेंस जो ये था, डिफेंस की आर्मी थी, वो बहुत कमजोर थी, आपस में ही बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह थी। तो बाहर से कोई भी आता था, लूट के लेके जाता था, जिस तरह से रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उस तरह से वो आके लूट के भारत को लेके जाते थे। हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। डिफेंस मैकेनिज्म अगर स्ट्रांग है, अभी आप लोग देखेंगे कि भारत ने इतने सारे मिसाइल बना रहे हैं, फिर स्पेस में भी सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, स्पेस में भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हर देश अपने आप को स्ट्रांग बनाने का कोशिश करता है कि बाहर का जो भी है अटैक, बाहर के कोई भी देश हम पे दादागिरी ना करे। इसीलिए ना स्वर्ण मालिनी वसंत भी हमारा जो शरीर है उसको ये स्ट्रांग करता है, डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छा करता है, इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देता है, और वह भी टिकाए रखता है। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन स्वर्ण मालिनी वसंत खाया तो तब तक है, ऐसा नहीं, ये शरीर को ना स्ट्रांग बना के रखता है। इसीलिए ना इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर हम लोग देखेंगे कि स्वर्ण कल्प का ये प्रयोग कर रहे हैं, स्वर्ण मालिनी वसंत का, तो क्षयजन्य जो जंतु रहते हैं, ट्यूबरकुलन बैसिलाई रहते हैं ना, उनको ये नष्ट कर देता है। स्वर्ण भस्म इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देता है बॉडी को कि व्याधि क्षमत्व के वजह से अपना ही शरीर जो है ना, उसके सेल्स जो ट्यूबरकुलन बैसिलाई हैं उनको ये पूरी तरह से मार देते हैं, अपना बॉडी इतना स्ट्रांग हो जाता है। उसी तरह से अगर छह जंतु को और प्रतिकार करना है, तो मौक्तिक भस्म के साथ अगर स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग कर दिया जाए, तो और अच्छा फायदा होता है। फिर कफ का क्षय अगर रहेगा,
शरीर में कफ का क्षय रहा और सूखी खांसी आ रही है, फिर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुखार आ रहा है, और शाम के टाइम पे बुखार आ रहा है, और दिनों दिन बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, ऐसे कंडीशन वाले पेशेंट आते हैं हमारे पास, और शाम को उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग अगर कर दिया जाए, जिसमें कफ सूखा हुआ है, कफ का क्षय हुआ है, हल्का हल्का बुखार आ रहा है, और ज्यादा बहुत ज्यादा वीकनेस रह रही है, तो हम लोग लंगनम स्वेदनम कालो ये वागुस तिक्तको रसा वह सब तो हम करते हैं, लेकिन अपना बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा करना है तो स्वर्ण मालिनी वसंत को प्रयोग कर देंगे, तो यह ज्वर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, और कफ क्षय के जो भी कंडीशन है उसको भी यह ठीक कर देता है, कफ का प्रोडक्शन भी अच्छे से होने लगता है, क्योंकि यह पूरे म्यूकोजल मेम्ब्रेन को स्ट्रांग कर देता है, तो कफ जो रहता है जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, या आयुर्वेद की भाषा में देखें तो क्लेदक कफ, फिर बोधक कफ, श्लेषा कफ, तर्पक कफ, अवलंबक कफ, इसका जो ये रहता है साम्यावस्था, वो प्राकृत अवस्था में यह ला देता है, मतलब वहां पे क्षय हुआ है तो यह शरीर का आहार रस से ऐसा कफ बनाने लगता है, वह ऐसा बनने लगता है कि बोधक कफ प्राकृत अवस्था में नॉर्मल हो जाता है, श्लेषक कफ नॉर्मल हो जाता है, बोधक कफ, अवलंबक कफ, तर्पक कफ सब अच्छा हो जाता है, तो ना ये कफ क्षय की अवस्था को भी ठीक कर देता है, और उसके वजह से अगर प्राणवास स्रोतस में कंटिन्यू श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बॉडी ना वहां पे रुक्षता ना बढ़े, इसलिए थोड़ा सा ये कफ को बनाए रखते हैं, स्थिति बना के रखती है, अगर कफ का क्षय हो जाएगा तो उसकी वजह से सूखी खांसी आने लगती है, वायु का प्रकोप होने की वजह से जो श्वास नहीं होती है वो संकुचित हो जाती है, वायु का शीत और रुक्ष गुण बढ़ जाता है, तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वायु भी नहीं बढ़ना चाहिए ज्यादा, पित्त भी नहीं बढ़ना चाहिए, और कफ का भी क्षय नहीं होना चाहिए, इसलिए ये साम्य अवस्था को ला देती है। और दूसरा है कि कफ क्षय की दूसरी अवस्था अगर देखें तो उसमें वसंत कल्प की अपेक्षा मकर ध्वज अगर दे देते हैं तो वो ज्यादा फायदा करता है, स्वर्ण भस्म मतलब स्वर्ण मालिनी के वसंत से स्वर्ण भस्म, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गंडमाला रहता है या लिम्फेडेनोपैथी रहती है, गंडमाला रहा या ग्वाइटर रहा तो उसमें गांठी बढ़ जाते हैं और उसमें भी बुखार आने लगता है, तो उसमें यह ज्वर और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खांसी बहुत ज्यादा आने लगती है, और पूरा शरीर ना सूखने लगता है, और त्वचा जो रहती है वो रुक्ष हो जाती है, करकरित हो जाती है, और रोगी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और मांस की क्षीणता होने की वजह से पूरा शरीर जो रहता है वो एकदम लूज पड़ जाता है बहुत ज्यादा, तो ऐसे में स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर यहाँ पर पेशेंट बहुत ज्यादा वीक है, स्लिम है और बहुत ज्यादा कमजोर है तो स्वर्ण मालिनी वसंत बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर व्यक्ति बलवान है और उसको गंडमाला हुआ है और फिर उसको बुखार आ रहा है, व्यक्ति में बल है तो जसद भस्म का प्रयोग करें गांठ को गलाने के लिए, अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है तो स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग करिए। इसी तरह से हमारे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग कृष व्यक्ति को मोटा करने में करते हैं, तो क्या करते हैं वो बताते हैं ऐसा कि सुबह के टाइम पे स्वर्ण मालिनी वसंत दे दीजिए, दोपहर का टाइम जो 10 से 2 का बीच रहता है उस टाइम पे पित्त का काल रहता है, तो पित्त काल को हमें ना सबसाइड कर देना है, हमें कंटिन्यू दिन में ना कफ का काल रखना है, कफ का काल रहेगा तो वेट अपने आप बढ़ते रहेगा, शरीर में ठंडक बनी रहेगी, तो इसलिए नीम का पत्ता का कल वो दोपहर को खाने के लिए बोलते हैं 10 से 2 के बीच में, खाना भी खाइए लेकिन नीम का कल्प जरूर खाइए, तो पित्त का काल ही नहीं आएगा, पित्त का पूरी तरह से शमन हो जाएगा। और शाम को शतावरी कल्प, सुबह स्वर्ण मालिनी वसंत, दोपहर को नीम का कल्प और शाम को शतावरी कल्प प्लस स्वर्ण मालिनी वसंत, ऐसा दो दो गोली सुबह शाम दीजिए, तो पेशेंट का वेट जो है वो एकदम ड्रेस्टिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट हृष्ट पुष्ट हो जाता है, तो यह आप लोग भी प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यह स्वर्ण मालिनी वसंत शरीर में बृहण कार्य करता है, रसायन कार्य करता है और बल्य कार्य करता है। और जो एड्स के पेशेंट आते हैं या ट्यूबरकुलोसिस से आते हैं वह लोग में मेन ये रहता है कि धातुओं का क्षय हुआ रहता है, या डायबिटिक पेशेंट भी रहते हैं उनमें इतना ज्यादा वीकनेस आ जाती है, वेट लॉस होने लगता है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होने लगता है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा बार बार खाने को रहता है, उसमें क्षयात्मक संप्राप्ति ज्यादा रहती है, तो उसमें भी अगर हम लोगों ने स्वर्ण मालिनी वसंत दे दिया तो वह भी क्षयात्मक संप्राप्ति को ओवरकम करके बहुत ज्यादा आगे रिकवरी कर देता है। उसी तरह से वात रोग रहते हैं अलग अलग, उस वात रोगों में भी ऐसा रहता है कि वायु जो रहता है रुक्ष गुण के वजह से शरीर को सुखाने लगता है, क्षयात्मक संप्राप्ति होने लगती है, मार्गावरोध से या क्षय से वायु का प्रकोप हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग कर देंगे तो शरीर का बृहण हो जाता है, बल्ले और रसायन कार्य करता है। इसी तरह से जीर्ण ज्वर जब रहता है, जो क्रॉनिक फीवर है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, जिसमें प्लीहा वृद्धि हो गई है, अग्नि मान्यता बहुत ज्यादा है, तो उसमें
उसमें क्षय का संबंध नहीं रहता, लेकिन जीर्ण ज्वर रहता है, बार बार बुखार आ रहा होता है, और उसको क्रोसिन, पैरासिटामोल या कॉम्बिफ्लेम या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी या एंटीबायोटिक से सप्रेस किया जा रहा है, और वो जीर्ण ज्वर बार बार आ रहे हैं। वह पुनरावर्तक के रूप में भी दिखा रहे हैं अपना लक्षण, कभी कभी विषम ज्वर के रूप में भी दिखा रहे हैं, लेकिन वो जीर्ण ज्वर में रह ही रहे, कंटिन्यू रह रहे, तो उसमें ठंडी बज की बुखार भी आ सकता है, एंटेरिक फीवर के रूप में भी आ सकता है, सन्निपात में भी आ सकता है। तो इस सारे जीर्ण ज्वर में, और जो कॉज है जीर्ण ज्वर, उसकी वजह से अगर शरीर में बार बार ज्वर आ रहा है, ज्वर पे ज्वर आ रहा है, ज्वर पे ज्वर, मतलब एक बीमारी से और बीमारी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो ये सारे में सारी संप्राप्ति को भंग करके पेशेंट को ठीक करने में स्वर्ण मालिनी वसन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जिनका ना टीबी की वजह से लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो गया था, तो उनको मैंने राजमृगांक रस और स्वर्ण मालिनी वसंत रस यही दवाई खिलाया, और आम पाचक वट्टी, आरोग्य वर्धिनी, ये सब दिया साइड में अग्नि को बढ़ाने के लिए, ये सब दिया, तो पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवरी करने लगे, और दूध के साथ इसका सेवन कराया स्वर्ण मालिनी वसंत का और स्वर्ण मकर ध्वज का। तो स्वर्ण मकर ध्वज भी दिया किसी किसी को, किसी को राज मृगांक रस भी दिया, तो पेशेंट का जल्दी जल्दी रिकवरी हुआ और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गए। तो इसलिए स्वर्ण मालिनी वसन जो है वो क्षीण हुए धातुओं को बल देती है, और क्षयात्मक संप्राप्ति को भंग करके मनुष्य का बृहण करती है, पोषण करती है, बल ले देती है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से कभी कभी पुराना एलोपैथी का क्रोसिन, एंटीपायरेटिक सारी दवाइयां दीजिए, उससे भी नहीं ठीक होता, एंटीबायोटिक्स दीजिए, नहीं ठीक हो रहा है, स्टेरॉइड दीजिए, तब वो कंट्रोल में रह रहा है, लेकिन वो फीवर आ ही रहे, ऐसे बहुत से कंडीशन रहते हैं, तब कोई भी दवाई देने से वो फायदा नहीं होता। उसमें स्वर्ण मालिनी वसन देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसमें एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कोयनेल के मेडिसिन देते हैं, सोमल के प्रोडक्ट देते हैं, या आयुर्वेद के भी डॉक्टर जो है वो सोमल कल्प देते हैं या लौह कल्प देते हैं, लेकिन उससे भी फायदा नहीं होता है, तो उससे ना शरीर और वीक होने लगता है, प्रतिकार शक्ति जो रहती है, बॉडी की इम्यून सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो उसमें स्वर्ण मालिनी वसंत जो है वह इतना अच्छा फायदा करता है कि पेशेंट को ठीक ही कर देता है। प्लीहा वृद्धि है तो उसमें भी स्वर्ण की चिकित्सा में रोहितक घृत बताएं, और रोहित का रिष्ट बहुत सारी कंपनियां भी बनाती है, उसका प्रयोग अगर एक एक पल, मतलब एक एक पल नहीं, एक एक तोला 45-45 ml दिन में 3 बार अगर स्वर्ण मालिनी वसंत के साथ दे दिया जाए, तो वह प्लीहा वृद्धि को भी ठीक कर देता है। लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई ये आ गया, मतलब लोड बढ़ रहा है, और डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी का है वो बहुत ज्यादा ये वीक हो रहा है, और पूरे बॉडी में गांठी गांठी आ गई है, लिम्फेडेनोपैथी हो गई है, मतलब गले में भी आ गई है, एक्जिला में भी आ गया है, इंग्वानल रीजन में भी आ गया है, पूरे बॉडी में ना इतना इन्फेक्शन हो रहा है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, और जो अपने लिम्फ नोड पूरे तरह से सूज गए हैं, और स्प्लिन पे भी बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो उसमें स्वर्ण मालिनी वसन का प्रयोग कर दिया जाए तो पेशेंट जल्दी रिकवरी कर देता है, लिम्फोडेनोपैथी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैंने तो ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनका लिम्फ नोड के सूजन जो है ना, वो टेस्टिकल के जो लिम्फ नोड है वहां पर भी ऐसे सूजे हुए थे, टेस्टिकल्स में भी इतना हो गया था। तो बॉडी का इम्यूनिटी ऐसा वीक हो ही जाता है, और ये और ज्यादा बढ़ जाता है तो एक सन्निपात की अवस्था होती है, जिसको हम ग्रांथिक सन्निपात ज्वर बोलते हैं, जिसमें गांठ गांठ हो जाती है, पूरा पूरा लिम्फ नोड ही फैल जाता है, और कभी कभी इतना वो बढ़ जाता है कि गले में माला की तरह ऐसा हो जाता है, लिम्फोडेनोपैथी, इतने बड़े बड़े सूज जाते हैं। तो ग्रांथिक सन्निपातिक ज्वर में भी इसका प्रयोग करने से, स्वर्ण मालिनी निवसन का प्रयोग करने से, मैंने तो देखा है कि वो पेशेंट भी जल्दी रिकवरी कर जाते हैं। इसी तरह से धातु क्षय जो रहता है, धातु क्षय की अवस्था आप लोगों को पता है कि अनुलोम क्षय होता है, जिसमें अच्छा खाया पिया, एक तो आहार का मतलब पौष्टिक आहार विहार नहीं मिलता है, तो अच्छा रस नहीं बनता है, रक्त नहीं बनता है, मांस नहीं, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र नहीं बनता है, तो ये अनुलोम क्षय होता है। दूसरा प्रतिलोम क्षय होता है कि अति वैवाहिक अगर किया जाए, अति मैथुन करने से शुक्र धातु बहुत क्षीण हो जाता है, और शुक्र, मज्जा, फिर अस्थि, मांस, रक्त और रस, ये प्रतिलोम क्षय से धातुओं का क्षय हो जाता है। तो इससे, इसके वजह से ना शुक्र से रस धातु तक सारा वीकनेस आया रहता है, और शरीर जो रहता है वो फीका फीका लगने लगता है, पांडु वर्ण का हो जाता है, बहुत ज्यादा वीकनेस आता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, किसी से भी बात करेंगे तो नजरें मिला के बात नहीं कर पाते हैं, फिर उसके बाद में दिल में धड़कन बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं,
और स्त्रियों को ना आर्तव भी बहुत ज्यादा आने लगता है। अगर शयात्मक संप्राप्ति रहना तो रक्त प्रदर बहुत ज्यादा होता है, वायु का प्रकोप बढ़ जाता है, तो ये प्रदर बार बार होने लगता है। ऐसे बहुत सारे कंडीशन रहती है, तो पेशेंट बहुत ज्यादा वीक रहते हैं और हाथ पैर में जलन होती है, आंखों में जलन होती है, उसके बाद में कोई भी काम करने में उत्साह नहीं रहता, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, इरिटेबिलिटी, एग्रेसिव बिहेवियर, फिर वायलेंट नेचर, यह सब बढ़ जाता है। इंसान ने कोशिश करता है कि वह जो मानसिक अवस्था से गुजर रहा है उससे वो निकलना की कोशिश करता है, तो इसलिए और क्रोधी स्वभाव बन जाता है और वह इरिटेटेड होता है, उसको छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, खून की भी कमी हो जाती है। तो इसमें मंडूर भस्म के साथ या कांत लौह के साथ अगर स्वर्ण मालिनी वसन का प्रयोग कर दिया जाए तो वो उसमें पांडु रोग भी ठीक हो जाएगा। पांडु की वजह से पूरा बॉडी में स्वेलिंग आ गई है, शोथ आ गया है, वह ठीक हो जाता है। और फिर जो शरीर का गाल फूला हुआ है, अक्षिकुट शोथ हुआ है, पूरा आंखों के ऊपर सूजन आई है, वह सब ठीक हो जाता है। तो इसमें लौह कल्प और स्वर्ण कल्प अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। स्वर्ण मालिनी वसंत को आप लोग ब्रह्म रसायन के साथ भी दे सकते हैं, आंवले के जूस के साथ दे सकते हैं, दाड़िम के स्वरस के साथ दे सकते हैं, अम्लकी रसायन के साथ, वर्धमान पिपली रसायन के साथ, अलग अलग योगों के साथ अगर दे दिया जाए तो वैसे वैसे रसायन के गुण जो जो अनुपान दिया है उसके हिसाब से यह फायदा करता है। उसी तरह से शुक्र का नाश करने का बहुत लोगों को आदत रहती है, गंदी आदत रहती है। आजकल लॉकडाउन के पीरियड में सबके पास मोबाइल है, जियो ने डेटा दे दिया है, तो रोज 1.5 जीबी तो खर्च करना ही है लोगों को। तो वो लोग क्या करते हैं, रात को पॉर्न वीडियोस, एडल्ट वीडियोस या सेक्स चैटिंग, इस तरह से बहुत ज्यादा संलग्नित रहते हैं, उनको वही काम ही रहता है। तो शुक्र क्षय बहुत ज्यादा होता है। अन्यथा व्यवहार या अति व्यवहार या मिथ्या व्यवहार, यह बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है सब लोगों को। जिनको भी पड़ गई तो उनका शरीर में ओज जो है वो बहुत ज्यादा कम पड़ जाता है, और उसकी वजह से बुद्धि का धी धृति स्मृति धारणा शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। क्योंकि जो शुक्र धातु है, ओज है, उसका संबंध जो है वह अपने शरीर के सहस्त्राकार से है, जिसको हम योग दर्शन में कुंडलिनी बोलते हैं। कुंडलिनी से उसका संबंध रहता है, जितना शुक्र धातु रहेगा उतना कुंडलिनी जागृत होगी, और जितना भी अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, जो अपने सप्त चक्र हैं उनसे संबंधित रहता है। तो जो शुक्र धातु है, एलोपैथी साइंस के डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि शुक्र ज्यादा बढ़ेगा तो निकल जाएगा, जबकि ये गलत थ्योरी है। ऐसा होता है, आयुर्वेद ऐसा बताता है या योग दर्शन ऐसा बताता है कि शुक्र धातु शरीर में जितना रहा वह क्या करता है, ऊर्ध्व रेतस हो जाता है, फिर वो यौगिक शक्ति बढ़ाने लगता है, वाणी में ताकत लाने लगता है, और जो भी बात बोलेंगे वो सच होने लगती है, और बुद्धि स्मृति भी बढ़ जाती है, और फिर त्रिकाल सत्व भी दिखने लगता है, भूत भविष्य वर्तमान सब दिखने लगता है। जैसे कि भीष्म पितामह थे, उनको 73 पुराने जन्म जो उनके थे सब बात याद आ रही थी, क्योंकि ब्रह्मचारी थे। जितना इंसान का ब्रह्मचर्य रहेगा उतना वह ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर तरह से वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसीलिए ना जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि धातुओं का क्षय हो रहा है तो सहस्त्रागार और बुद्धि इंद्रिया वीक होने लगती हैं, आंखों से दिखना कम हो रहा है, सुनना कम हो रहा है, स्मरण ये सब कम हो रहा है, क्षय क्षय ज्यादा होगा, शुक्र का क्षय होगा। और वह 7 धातुओं के बाद 30 दिन का आहार का सेवन करने के बाद 1 ड्रॉप शुक्र बन रहा है, उत्कृष्ट धातु, तो वह अगर क्षय किया जा रहा है, बनने में उतना टाइम नहीं लग रहा है जितना डिस्ट्रक्शन में टाइम लग रहा है, तो फिर क्या होगा कि वह शरीर जो रहता है वह गुंगा बहरा की तरह कमजोर पड़ने लगता है, डिफनेस आने लगती है, ब्लाइंडनेस आने लगती है, चश्मा लगने लगता है, दांत जो रहते हैं वो फूटने लगते हैं, अंदर अंदर क्रैक्स होने लगते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। तो इसमें ना इंद्रियों को ताकत देना है और फिर रीजनरेट करना है सारे सेल्स को जो भी क्षयात्मक हो रहे हैं, उन सब के लिए स्वर्ण मालिनी वसन ये कंस्ट्रक्टिव काम करने में बहुत ज्यादा बेस्ट मेडिसिन है। तो ये कंस्ट्रक्शन करता है, नए नए सेल बनाते हैं, शुक्र धातु भी अच्छा करता है, मज्जा तंतुओं को भी अच्छा करता है, नर्वस सिस्टम को भी अच्छा करता है, ग्रहणी कला को भी अच्छा करता है, न्यूरॉन्स को भी अच्छा करता है, तो काम करने की एफिशिएंसी वगैरह सब बढ़ा देता है। इसलिए स्वर्ण मालिनी वसन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि मैथुन की लालसा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ना बार बार सेक्स करने के मन करता है, बार बार ना पॉर्न वीडियोस देखने का मन करता है, कंट्रोल ही नहीं होता, प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी हो रहा है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है, मतलब इरेक्शन भी नहीं हो रहा है, तब भी बार बार वही चीज करने का एक मैनिक अटैक आता है, मतलब बार बार अटैक आता है कि बार बार वही वही चीज देखें। मालूम है कि यह सब गलत है, तब भी प्रज्ञा प्राप्त करने का मन करता है, और कोई भी उनको डांटे पीटे नहीं, ये सब चीज में रोके नहीं, उनको वही चीज करना होता है। ऐसे लोगों में क्या होता है कि बार बार ये सब करने से वात वाहिनी जो केंद्र है ब्रेन में, जो सेंटर्स है, उसमें शोभ हो जाता है, इंफ्लेमेशन हो जाता है, और वह वीक हो जाते हैं,
वीकनेस आने की वजह से कंट्रोल पावर बहुत वीक हो जाती है। तो उसमें माक्षिक भस्म, ब्राह्मी और जटामांसी जैसे शामक द्रव्यों के साथ अगर स्वर्ण मालिनी वसन का प्रयोग कर दिया जाए तो वह ब्रेन को स्ट्रांग कर देते हैं। फिर डिसीजन पावर और नींद आना ये सब अच्छा हो जाता है। नहीं तो लोगों को ना नींद नहीं आती है तो वो सब करने लगते हैं, जो मिथ्या चीजें हैं वो सब करने लगते हैं। तो यहाँ पर नींद आना बहुत जरूरी है, ब्रेन को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, सोते रहते हैं और वही सब चीजें दिमाग में चलती रहती है, फिर सुबह उठने के बाद भी मन नहीं करता, लेट तक सोते हैं, फिर उसके बाद में फिर वही दिमाग 24 घंटे वही सब दिमाग रहती है। और यह ना एक विकृति है। कुछ लोगों को द्वेष होता है तो द्वेष करते ही रहते हैं, किसी को क्रोध रहता है तो क्रोध करते ही रहते हैं। तो ये सारी मानसिक विकृतियों को अगर दूर करना है तो मनोवश स्रोतस पे काम करने वाली ब्राह्मी, जटामांसी और ये सारी दवाइयां जो है मेध्य मेध्य दवाइयों के साथ अगर स्वर्ण मालिनी वसन दे दिया जाए तो मन को कंट्रोल करने में, और वो भी ठीक होना चाहते हैं पेशेंट। जो लोग नहीं ठीक होना चाहते हैं, जिनकी प्रकृति वैसी है, जो वही रहना चाहते हैं, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि मतलब श्लोक में बताया कि आत्मा को खुद का उद्धार खुद करना पड़ता है, कोई और आके नहीं करता। गुरु तो केवल सपोर्ट कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपनी आत्मा को खुद ही ठीक करना पड़ता है। मतलब उसको गलत काम करके गलत योनियों में जाना है अगले जन्म में, या फिर भगवान के पास जाना है, तो ये खुद को ही डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए जो लोग ठीक होना चाहते हैं उनके लिए स्वर्ण मालिनी वसन का प्रयोग करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से गले में बहुत ज्यादा गांठी हो जाती है, बहुत ज्यादा ना बुखार आता है, लिम्फ नोड बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रहे हैं, फिर अंदर ही अंदर बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, पूरा शरीर सूख गया है, फिर शुष्कता बहुत ज्यादा आ रही है, गले में जिस तरह से गांठी आ रही है, लिम्फेडेनोपैथी हो रही है, उस तरह पेट में भी होने लगती है, इंटरनली भी बहुत ज्यादा होने लगती है, अंदर भी लिम्फेटिक सिस्टम रहता है, मेसेंट्रिक आर्टरी के पास भी गांठ आ जाती है। बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना कि अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा एब्डोमिनल एओर्टा के पास भी गांठ आ जाती है। ऐसा हमें यूएसजी में दिखता है, जिससे पाचन क्रिया वीक रहती है। तो उसमें हम लोग रस पाचक दे सकते हैं, रक्त पाचक दे सकते हैं। और स्वर्ण स्वर्ण मालिनी वसन दे दिया तो पेशेंट जल्दी से रिकवर कर लेता है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, तो गांठी आने की संप्राप्ति भंग हो जाती है। क्योंकि शरीर के अंदर के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, अपनी खुद की आर्मी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि बाहर का कितना भी माइक्रोब्स है उनको तुरंत ही वो मार देगी। तो इसीलिए ना इसका प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से अगर लूज मोशन की तकलीफ है, पुराना से पुराना अतिसार है और पूरा शरीर रुक्ष हो गया है, शुष्क हो गया है, तो उसमें स्वर्ण मालिनी वसन देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और कभी कभी क्या है कि शौच न बैठने के पहले ही निकल जाता है, पैंट में भी हो जाता है, और शौच का प्रमाण भी बहुत ज्यादा होता है। तो उन और कभी कभी थोड़ा थोड़ा होते रहता है, लूज मोशन जो रहते हैं पानी जैसे बार बार होने लगते हैं, अग्निमंदता रहती है। तो उसमें हमें देखना है कि अगर ना थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रह रहा है तो महालक्ष्मी विलास रस काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ना बार बार हो रहा है और कंटिन्यू नहीं रह रहा है, बड़ा बड़ा लूज मोशन हो रहा है, तो उसमें इंटेस्टाइनल वॉल्स को ताकत देना है। उसमें ताकत देने के लिए स्वर्ण मालिनी वसन, इंटेस्टाइनल वॉल्स में एब्सॉर्प्शन की शक्ति को बढ़ाना, ताकत देना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बैलेंस करना, ये सब स्वर्ण कल्प जो है, स्वर्ण मालिनी वसंत, वो ज्यादा अच्छा काम करती है। फिर उसी तरह से पुराना जो ग्रहणी रोग रहता है उसमें परपटी कल्प तो उपयोगी रहता है, लेकिन कभी कभी उसमें परपटी कल्प का प्रयोग कब करना है, जब शुरुआत के टाइम है, जब ये ग्रहणी है, संग्रहणी है, तो उसमें ऊपर के लेयर्स डैमेज हो गई हैं। लेकिन अगर अंदर के जो मांस धातु, अगर मतलब मस्कुलरिस लेयर बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं और उसमें बल भी नहीं है, वो धारण कर ही नहीं पा रहे, तो उसमें स्वर्ण मालिनी वसंत को परपट्टी कल्प के साथ दे दिया तो यह ऊपर के लेयर्स पे भी काम करेगा, नीचे के लेयर्स पे भी काम कर देगा। और ग्रहणी कला में ग्रहण करने का कार्य, अन्न का ग्रहण करना, अन्नम ग्रहणाति विवेचति पच्यति मुंचति च, ये सारा क्रिया को प्राकृत अवस्था में ला देता है। इसलिए स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से पुराना अपचन का प्रॉब्लम है तो हम लोग दीपन पाचन दवाइयां देते हैं, लेकिन वह सब दवाइयां टेम्पररी रहती हैं। उसी तरह से आम विष अगर बहुत ज्यादा तैयार हो रहा है, उससे साम विकार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सामता को भी ठीक करना है, विष विकार को भी ठीक करना है, उन सब में स्वर्ण मालिनी वसन देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। यह पचन के अवयव को शक्ति प्रदान कर देता है। इससे जो पाचक पित्त है और जो भी स्त्राव है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एचसीएल और सकस एंट्रिकस का सिक्रीशन, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल का सिक्रीशन, बिलीवेड्रिन का सिक्रीशन, ये जितने भी केमिकली एलोपैथी ने बोला है, आयुर्वेद ने पाचक पित्त बोला है, तो वह सबका सिक्रीशन जो रहता है सारे अवयवों का, जो पचन क्रिया में उपयोगी है, उन सबका ये प्राकृत कर देता है। तो इसलिए स्वर्ण मालिनी वसन का रस का देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से पुराना जो आमवाद की कंडीशन रहती है और उससे बहुत ज्यादा व्याधि संकर हुआ रहता है, उसमें भी स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो स्वर्ण मालिनी वसंत में
में क्या क्या मेडिसिन है और उसका क्या क्या उपयोग है। तो स्वर्ण मालिनी वसंत में स्वर्ण है वो रसायन है, बल्य है, क्षय को दूर करता है, जंतु को दूर करता है, रक्त का प्रसादन करता है। मोती है वो शीतवीर्य है, रक्त का प्रसादन करता है, बल्य है। जो खरपर है वो जंतुग्न है, रसायन है। काली मिर्च है वो अग्नि को दीप्त करता है, आम का पचन करता है, ज्वर को दूर कर देता है। और जो रसक है, खरपर है, वो ग्रंथि वृद्धि को कम कर देता है, इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देता है, कफ दोष का नाशक है, जीर्ण ज्वर को दूर कर देता है। और इसमें मक्खन की भावना दी है, तो मक्खन जो है वो बल्य है, रसायन है, धातु परिपोषण क्रम को अच्छा कर देता है, और पाचक पित्त की निर्मिति अच्छा कर देता है, दीपन कार्य करता है। नींबू रस की भावना है तो वह भी दीपन पाचन कार्य करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो स्वर्ण मालिनी वसंत है वह बल्य है, रसायन है, धातु परिपोषण को अच्छा कर देता है, जीर्ण ज्वर को ठीक कर देता है। दोषों में कफ और पित्त को यह विशेष रूप से काम करता है। तो पित्त के भी बीमारियों में काम करता है, कफ की बीमारी में भी करता है। कफ और पित्त को ठीक कर दे तो वायु अपने आप ठीक हो जाएगा। कफम पंगु पित्तम पंगु पंग वो मलधातवा वायु नाम यत्र नियंत्रे तत्र गच्छति गच्छन्ति मेघवत। तो वायु और कफ और पित्त तो पंगु है, वायु जहां जहां ले जाते हैं वैसे वैसे वो कार्य करता है। तो कफ और पित्त, यहाँ पर कफ और पित्त जो घटक है उनको ही मजबूत कर दे रहा है। तो वायु अपने आप आएगा, वायु तो कफ पित्त के बिना रह ही नहीं सकता। उनका मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा घनिष्ठ दुश्मनी भी है और मित्रता भी है। तो इसलिए वायु भी अपने आप ठीक हो जाता है। मेन यह कफ और पित्त पे काम करता है। दूसरा दुष्य देखेंगे तो रस, रक्त और मांस, शुक्र और ओज पे इसका बहुत अच्छा काम रहता है। फिर कोष्ठस्थ जितने भी अवयव हैं, जैसे यकृत है, लीवर है, फिर प्लीहा है, फिर उसके बाद में ग्रहणी कला है, आमाशय है, ऊर्ध्व आमाशय, अधो आमाशय, फिर फूड पाइप है, फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जितने भी अवयव, फुफ्फुस है, उन सब पे इसका प्राणवायु स्रोत में भी श्वास का अगर रहे तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, बल प्रदान कर देता है। उसी तरह से जो थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी रहती है, जो 7वां 8वां 9वां महीना रहता है, उसमें भी स्वर्ण मालिनी वसन दिया जाता है। तो प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। लैक्टेटिंग मदर्स को अगर ये हो रहा है, मतलब सूती का ज्वर हो रहा है, सूती का छर्दी हो रही है, बच्चे का ग्रोथ अच्छा से नहीं हो रहा, तो उसमें भी स्वर्ण मालिनी वसन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है। और यह बेस्ट रसायन द्रव्य है। और इससे क्या होता है कि कभी कभी इसका साइड इफेक्ट भी होता है। खरपर अगर किसी को सूट नहीं कर रहा, साथ में नहीं है जिंक, जिंक की एलर्जी है किसी किसी को, तो उसको ना रक्त बाहर आने लगता है, रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति होने लगती है। और जो क्षीण मनुष्य रहते हैं, पित्त उनको पित्त बढ़ जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है। ऐसा 1 करोड़ में एक इंसान को होता है। तो अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है कि जिंक से एलर्जी है, खरपर से एलर्जी है, तो उनको बहुत ज्यादा वो बंद कर दीजिए और एक्सेप्ट करिए कि मेडिसिन से ऐसा हो रहा है और स्वर्ण मालिनी वसन देने से ही हो रहा है। 1 करोड़ में एक इंसान को हो सकता है, हो सकता है, होता ही है ऐसा नहीं है। ऐसा मेरे प्रैक्टिस में तो आज तक नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। तो उसमें आप बहुत ज्यादा मक्खन खाने को दीजिए, घी खाने को दीजिए और दूध खाने को दीजिए, तो जो साइड इफेक्ट हुआ है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इसलिए ध्यान में दीजिए, अगर पेशेंट आपका मेडिसिन शुरू करने के बाद ये सिम्टम बता रहे हैं तो आप लोग ध्यान से रखिए। तो इसी तरह से मैं ना और एक इसमें से बताता हूँ। इसमें रस योग सागर का एक और पार्ट है, उसमें स्वर्ण मालिनी वसन के बारे में बता रहे हैं कि स्वर्ण वर्ग 3.5 तोला लेना है, प्रवाल पिष्टी 4.25 तोला लेना है, शुद्ध हिंगुल लेना है। अब इसमें प्रवाल पिष्टी भी डाला हुआ है, फिर सफेद मिर्च डाला है 10 तोला। इसमें क्रम से नहीं बढ़ा है, इसमें कैसे भी डाला हुआ है, मतलब स्वर्ण भस्म में 3 तोला, प्रवाल पिष्टी 3.5 तोला, फिर शुद्ध 4.25 तोला डाला हुआ है, स्वर्ण भस्म में 3.5 तोला डाला हुआ है, या प्रवाल पिष्टी 4.25 तोला, शुद्ध हिंगुल 6.25 तोला, सफेद मिर्च 10 तोला, मिर्च 10 तोला, और कस्तूरी 1.5 तोला, गोरोचन 1.5 तोला, और नाग भस्म 1.5 तोला, और 2.5 तोला नाग भस्म, वंग भस्म 3.5 4 तोला, अब्रक भस्म 3.5 तोला, फिर मोती पिष्टी 5 तोला, छोटी पिपली का चूर्ण 1 तोला, खरपर 13.5 तोला, कस्तूरी, केशर, गोरोचन, ये सभी द्रव्य को मिलाकर मक्खन 3.5 तोला डालकर इसमें मर्दन करना है। वह जो मैंने बताया था वो अलग योग था, इसमें जो बताया ये अलग योग है। इन सबको मिक्स करके नींबू रस की बहुत ज्यादा भावना देनी है। नींबू रस डाल के इसमें 3.5 सेर तक, 3.5 सेर 5 तोला डालकर मक्खन की स्निग्धता को नष्ट करने के लिए, घुटाई करने के लिए बोला है। तो उसके बाद में कस्तूरी, केशर, गोरोचन ये डालकर पीस कर रख देना है, और 1 से 2 रत्ती की गोलियां बना देनी है, सुबह शाम देना है। आप लोग जहां से भी लेते हैं स्वर्ण मालिनी वसन, उसमें क्या क्या कंटेंट्स है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, एनालिसिस करिए, और वो पेशेंट को यह अवस्था में फायदा करेगा कि नहीं यह सोच विचार के ही इसका प्रयोग करिए।
इसमें जो मैंने अभी बताया ये इसमें और बहुत सारे घटक द्रव्य हैं, जिसमें वंग भस्म भी डाला है, कस्तूरी भी डाला हुआ है, उसमें ये सब नहीं डाला था। तो क्षय रोग जब रहता है मक्खन मिश्री के साथ दे सकते हैं। हृदय के रोगों में मधु से चटाकर फिर अर्जुन का क्वाथ या अर्जुनारिष्ट के साथ दे सकते हैं। दुर्बल और साधारण रोगी में मधु के साथ चटा सकते हैं और ऊपर से गोदुग्ध पिला सकते हैं। तो यह मेडिसिन जो है रसायन, यह स्वर्ण, मोती, केशर, कस्तूरी, गोरोचन आदि बहुमूल्य उपादानों से बना हुआ है। तो यह श्रेष्ठ रसायन है जो क्षय में काम कर रहा है। क्षयात्मक संपर्क, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या एड्स हुआ है या किसी भी तरह का क्षय हुआ है, उसमें काम करता है। फिर जीर्ण ज्वर में, धातुगत विषम ज्वर में, प्लीहा वृद्धि में, फिर यकृत विकार में, मंदाग्नि में, प्रदर रोग में, मस्तिष्क की निर्बलता में, काश श्वास में, धातु क्षीणता में, हृदय रोगों में, मस्तिष्क शुल्क में बहुत ज्यादा उत्कृष्ट काम करता है। और किसी भी रोग से या फिर व्यायाम, अति व्यायाम करने से वृद्धावस्था के कारण अगर निर्बलता आ गई है, बहुत शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है और राजयक्ष्मा जैसे भयंकर से भयंकर हो गए रोग हो गए, फिर हृदय की निर्बलता है तो हृदय अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा, जैसे कि इश्चेमिक हार्ट डिजीजेज जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा करता है। या बालक में भी अच्छा काम करता है, वृद्धों को भी करता है, युवावस्था में भी करता है, गर्भिणी को भी करता है, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी, सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। और सभी धातुओं को यह प्राकृत कर देता है और धातु परिपोषण क्रम को अच्छा कर देता है। और इसको कभी भी कोई भी कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोषम दुष्यम बलम प्रकृति अलम वह, यह वैद्य ही डिसाइड करता है कि कितना डोज में कितना मेडिसिन देना है, किस अनुपान के साथ देना है और कौन सी अवस्था में देना है। तो वैद्य के, डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तरुण स्त्रियां जो रहती हैं उनको मासिक धर्म में रक्त बहुत ज्यादा जा रहा है, रक्त प्रदर हो रहा है, मेनोरेजिया हो रहा है, मेट्रोरेजिया हो रहा है, रक्त प्रदर हो रहा है, श्वेत प्रदर हो रहा है, तो उस अवस्था में पांडुता आती है, दुर्बलता आती है। तो यह दुर्बलता को ठीक कर देता है, पांडुता को ठीक कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग मेन, ये व्याधि प्रतिनिधि दवाई नहीं है, ये रसायन के रूप में देने से रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से रसवाहिनी नाड़ियां जो रहती है लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत अच्छा काम करता है। फिर जो ग्लैंड्स रहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। यकृत और प्लीहा के जितने भी विकृतियां हैं तो यह यकृत के एक एक सेल को रीजनरेट कर देता है। प्लीहा, सेरोसिस ऑफ लीवर में भी इसका प्रयोग करने से, फैटी लीवर में भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। युक्ति पूर्वक, जैसे फैटी लीवर है तो महातिक्ता घृत के साथ इसका अगर प्रयोग कर दिया जाए तो फैटी लीवर है ना वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, 3 से 4 महीना लगता है, तो उसमें फायदा करता है। स्प्लिनोमेगेली है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है या नॉर्मल ये हिमोलैटिक जॉन्डिस है, अलग अलग जो कंडीशन रहती है, या नियोनेटल जॉन्डिस में भी, छोटे बच्चों का जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसमें भी स्वर्ण मालिनी वसन का प्रयोग करने से मैंने तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। इसी तरह से ये क्या करता है कि यकृत और प्लीहा के दोषों को ठीक कर देता है और शिथिलता को ठीक कर देता है। अगर यकृत वृद्धि है या शिथिल हो गया, उन सारे कंडीशन में ही बहुत अच्छा कर देता है, पाचन क्रिया को अच्छा करता है और रस रक्त आदि की धातुओं की वृद्धि करके शरीर को सशक्त बना देता है। अनुपान भेद से अनेक रोगों में इसका प्रयोग करके देखा जाता है। इसी तरह से क्षयजन्य रोगों में ट्यूबरकुलोसिस जब रहता है तो उसमें जो कीटाणुओं का संसर्ग होता है उसको यह ठीक कर देता है। और मंद ज्वर, शुष्क काश, सायंकाल में तापमान बढ़ना, पसीना आना, उन सबको ये ठीक कर देता है। प्रातः काल भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है, मॉर्निंग स्वेट बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। तो उसमें अगर पसीना ज्यादा रहे, बॉडी में हीट बढ़ा हुआ है, स्वेदवस स्रोतस बहुत विकृत हुआ है, तो उसमें प्रवाल पिष्टी और सीतोपलादी चूर्ण के साथ इसका अगर प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। जीर्ण ज्वर में प्लीहा वृद्धि है, अग्निमांद्य है, तो इसमें शीत पूर्वक ज्वर अगर रहे, वो सारे सान्निपातिक ज्वर रहे, उन सब में भी यह देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। यह अनुलोम क्षय में भी काम करता है, प्रतिलोम क्षय में भी काम करता है, अति व्यवहाय में भी काम करता है, नाड़ियों को ताकत दे देता है, नर्व्स को ताकत देता है, माइंड को ताकत देता है। फिर हस्त मैथुन आदि, मास्टरबेशन की बहुत गंदी अगर आदत है उसमें फायदा करता है। फिर हैबिचुअल अबॉर्शन है, रिकरेंट अबॉर्शन है, उस कंडीशन में भी अवयव को ताकत दे देता है। शुक्र क्षीणता में, ओज क्षीणता में भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इस तरह से श्वेत प्रदर की अवस्था में बहुत अच्छा फायदा करता है। गर्भाशय की जो श्लेष्मल कला है अंदर की, उसमें फायदा करता है। एंडोमेट्रियम लेयर को फायदा कर देता है। और रोग अगर नया है तो गिलोय सत्व और शहद के साथ देने से फायदा करता है। अगर बीजाशय, ओवम की विकृति है, ओवुलेटरी साइकिल्स अच्छे से नहीं हो रहा, फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो रहे, फिर वो ओवर रप्चर नहीं हो रहा, तो उन सब में अगर हम लोग ने अलग अलग दवाइयों के साथ स्वर्ण मकर ध्वज, पुष्प धनवा रस, फल घृत, काश्मीरियादि घृत, नष्ट पुष्पांतक लौ, इन सब के साथ दिया तो बहुत फायदा होता है। अगर प्रदर रोग है बहुत ज्यादा तो प्रद्रांतक लौ, बोलबद रस, प्रद्रांतक रस, बोलबद परपटी, कुटज परपटी, लुद्रासव, कुटज पुष्यानुक चूर्ण,
प्रदरांतक, इन सब के साथ अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो प्रदर रोगों में भी कौन कौन सी व्याधि में स्वर्ण मालिनी वसन का प्रयोग करने से कितना परिणाम जल्दी आया, फास्ट रिजल्ट कितना आया, इस तरह से आप लोग प्रयोग करिए। मैं अपना लेक्चर अभी बंद करता हूँ। सभी लोग के प्रणाम करता हूँ मैं सभी लोगों को। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट, ये हैंग हो रहा है, एक मिनट बस, ये ना थोड़ा हैंग हो रहा है यहाँ पे। डॉक्टर वैद्य गरिमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। सर आपने कल अपने दोस्त के बारे में बहुत अच्छा बढ़िया बताया, बहुत अच्छा लगा कि आपने उनको ठीक करने का बेड़ा उठाया, तो आप जरूर उनको ठीक ही करवा देंगे। डॉक्टर तबरेज अली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्य अखिलेश गुप्ता जी का बहुत अच्छा आ रहा है कि आदरणीय गुरुजी सादर प्रणाम, सर्वरोग में हरने वाली बसंत मालिनी स्वर्ण, यू आर ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कमलेश विश्वास जी नमस्ते प्रणाम आपको। कमलेश जी आप कहाँ थे इतना दिन, आपकी बहुत याद आ रही थी, आप कृपया रोज आया करिए। डॉक्टर सुभाष भार्गवा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी गुड इवनिंग आपको भी। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अवधेश कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजवीर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बालेंदु कुमार पांडे बोल रहे हैं सर्व रोगे वसंता, बराबर आपका ये बोला गया है। नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अक्षय शर्मा जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि गुरुजी सेरेब्रल एट्रोफी में भी यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। स्वर्ण प्राशन को तो मैं सोच रहा हूँ कि पेशेंट के साथ स्वर्ण मालिनी वसन भी दे दूं, 100% दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर अनिल पांडेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कीर्ति जी बोल रहे हैं कि लिगामेंट रप्चर में काम करेगा, 100%। लिगामेंट का जो टेयर होता है, मेरा खुद का हो गया था 2012 में। मैं भारतीय विद्यापीठ में एमडी कर रहा था, मैं जा रहा था तो नॉर्मल जा रहा था, तो मेरे को एक गाड़ी वाले ने आया, मैं एक्टिवा से जा रहा था तो गाड़ी वाले ने ठोक दिया पूरा, इतना जोर से लगा कि हेलमेट पहना हुआ था, मैं ऐसे बहुत दूर तक जाके ऐसे घिसरा के गया, और पूरा जो एक्टिवा था मेरे पैर में, जो मेरा ये है लेफ्ट नी, उस पर गिर गया, और फिर मैं बहुत दूर तक ऐसे घिसरा के गया। जीन्स पहना हुआ तो फटा नहीं, सिर भी बच गया, लेकिन मेरा लिगामेंट्स के टीयर हो गए, तो एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पूरा ब्रेक हो गया। फिर मुझे सारे, मैंने फ़ोन किया तो भारती के सारे एमडी जूनियर सीनियर आ गए, फिर मुझे लेके गए, फिर वहाँ जो भारतीय विद्यापीठ का जो सर्जरी डिपार्टमेंट है वहाँ दिखाया गया, तो बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन ने देखा, तो मुझे बोले कि आपको इमीडिएटली ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो और मुझे क्रैप बैंडेज डाल के, इंजेक्शन डाल के एडमिट किया गया। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद से इलाज करूंगा, फिर मैंने शीर बला तेल का बस्ती लिया, और मैंने स्वर्ण मालिनी वसन जैसे दवाइयाँ ली, तो आज देखिए मेरे को कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, दौड़ भी सकता हूँ, जंप भी मार सकता हूँ। जबकि एलोपैथी साइंस में इसका इलाज नहीं है, लिगामेंटल रप्चर हो जाता है तो उसमें हमें वो सर्जरी ही ऑप्शन है, और सर्जरी के बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ तो टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, और जो प्राकृतिक रूप से बनाए हैं लिगामेंट्स वो तो सबसे अच्छा है। तो ये, और एलोपैथी में लिगामेंट टेयर हो गया, रप्चर हो गया, उसका इलाज नहीं है। परमानेंट डैमेज तो डैमेज, लिगामेंट अगर टूट गए तो टूट गए, नर्व्स अगर टूट गया तो टूट गया, वो जुड़ नहीं सकता, ये एलोपैथी साइंस मानता है। लेकिन आयुर्वेद में रप्चर भी हो गए तो अगर वो पास पास हैं तो चिपक जाते हैं, चिपक के मजबूत हो जाते हैं। यह सारा कार्य स्वर्ण मालिनी वसन से ये पॉसिबल है। मैं खुद पेशेंट था, मेरा तो ठीक हो गया, आप भी अगर यूज करेंगे तो फायदा होगा। लेकिन आप थोड़ा उसको केस स्टडी करिए, आंख बंद करके मत दे दीजिए कि स्वर्ण मालिनी वसन दे दिया वो ठीक हो गया, ऐसे नहीं, पूरा अच्छे से केस स्टडी करिए, उसमें पस फॉर्मेशन है क्या, इंफ्लेमेशन है क्या, और क्या संप्राप्ति हो रही है, वो हिसाब से उसको दीजिए। डॉक्टर अनिल पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी बोल रहे हैं कि कैन इट बी यूज इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी फॉर वेजिटेरियन पेशेंट्स, हाँ जरूर। डॉक्टर हरजीत सिंह जी, मैंने कल बताया था मधुमालिनी वसंत में बहुत ज़्यादा अंडा डाला हुआ है, तो जो लोग वेजिटेरियन पेशेंट है उनको तो हमें ठीक रखना है, और हम लोग मधुमालिनी वसंत दे नहीं सकते, किसी का धर्म धर्म क्यों भ्रष्ट करना है। तो उनको हम लोग बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है आयुर्वेद में जिसमें कबूतर का वीट,
फिर गोमूत्र, बकरी का बीट, फिर उसका मूत्र, इसका मल, उसका मल, ये सब बहुत ज्यादा ऐसे चीजों का यूज किया है। तो जो ऋषि मुनि थे वो लोग कैसे थे कि वो लोग ना मोह माया से दूर थे। वो लोग मल मूत्र को भी दवाई समझते थे, उनको घिन नहीं आता था कोई भी चीज से, कोई भी प्राणी से घिन नहीं आता था। और वेदों को देखेंगे आप लोग या वेदांत दर्शन में, उसमें जाति पाति कहीं नहीं किया गया। वेदांत दर्शन मैंने उसमें एमए किया मैंने संस्कृत में, मैंने कहीं भी पूरा वेदांत दर्शन पूरा पढ़ा, उसमें आत्मा परमात्मा संसार के बारे में बताया। कहीं भी उसमें ऐसा नहीं कहा कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ऐसा नहीं है। पुराणों में और ब्राह्मण ग्रंथ जो आए बाद में और मनुस्मृति वगैरह है उसमें जाति वगैरह के बारे में बोला है, लेकिन जो ओरिजिनल अपने किताबें हैं उसमें नहीं है। तो जो ऋषि मुनि जो थे ना वो वेज नॉन वेज इसमें कोई घिन नहीं मानते थे। वो लोग ना मुक्त थे, रज और तम से मुक्त थे। वो हर चीज को मेडिसिन के रूप में प्रयोग करते थे। अब इस्लाम में गोमूत्र, फिर गाय का गोबर, ये सबको घिन्न माना जाता है, फिर गलत माना जाता है। तो उसमें हमें मुस्लिम लोग को भी ठीक करना है तो हम ये दवाइयां दे सकते हैं, मतलब जिसमें गोमूत्र नहीं पड़ा है। किसी का भी धर्म हमें भ्रष्ट नहीं करना है। जिस तरह से जैन लोग होते हैं, जैन लोग को भी ये सब लहसुन प्याज और ये सब चीज नहीं उनको अलाउ है। उनके लिए हमें युक्ति से दूसरे अल्टरनेट मेडिसिन का यूज करना चाहिए। तो इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में वेजिटेरियन लोगों को ये देने से फायदा होता है। डॉक्टर खुशबू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विश्व सेवा संस्थान बोल रहे हैं कि झारखंड का कोई है तो कॉल करे। जी। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं कि दूध पापेश्वर की 30 गोली एमआरपी करीबन 2300 रुपये है, तो इसको डिवाइड करिए तो 10 गोली कितने का आ जाएगा। उससे अच्छा तो ये सस्ता दवाई है ना। इसका प्रयोग तो 8.5 रुपए का एक गोली आ रहा है, बहुत सस्ता है, रिजनेबल है, रिलायबल है, विश्वास है। डॉक्टर आरती जी बोल रही हैं कि सर मैं पेशेंट एमएच लेवल इज 0.9, हाउ मच डोज आई शुड गिव एंड फॉर हाउ मेनी डेज, थैंक यू सच फॉर सच ब्यूटीफुल टीचिंग रिगार्ड्स। तो इसमें ना एएमएच वैल्यू के साथ में उनका दोष कौन सा प्रकोपित हुआ है, वायु का कितना प्रकोप हुआ है, फिर उसके बाद में उनके मेंसेस कैसे आ रहे हैं, उनको ग्रंथि का स्कैंटी मेंसेस है क्या, या फिर क्लॉट्स आ रहे हैं क्या, वो सब के हिसाब से डोज को डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि ना खरपर है तो इसका मतलब कोई भी दवाई दवाई के रूप में ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-5 किलो आप खिला रहे हैं एएमएच बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। आप डोज निर्धारित करते हैं तो दुष्यम देशम प्रकृति अनलम वया, दुष्यम देशम प्रकृति अनलम वया, साथ में शक्ति आहार शक्ति, वह सब देख के तब देना है। अगर आप ये केस को आप ग्रुप में डाल दें, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा, या मुझे पर्सनल मैसेज करिए व्हाट्सएप पे तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। डॉक्टर शक्ति सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। इसमें आयुर्वेद के जो ऋषि मुनि है उनके दिमाग से सोच के, उनके पैरेलल अगर सोच के किया जाए तो आयुर्वेद की चिकित्सा हर समय सफल ही होती है। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निमिषा शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी बोल रही हैं कि चंद्रप्रभा वट्टिका एज ए रसायन शास्त्रों की मात्रा क्या है, तो उसमें जो 250 mgm मतलब दो दो रत्ती की मात्रा रसायन डोज में ऐसे शास्त्र में बताया गया है। डॉक्टर दीप्ति जी बहुत बढ़िया बात बता रही हैं कि 32 ईयर फीमेल नॉन कोविड लंग फाइब्रोसिस सिम्टम्स, ओनली ड्राई कफ, ओनली हेतु नॉन वेज रेगुलरली। नहीं नहीं, ये हेतु नहीं होगा। नॉन वेज रेगुलरली के साथ में वो स्निग्ध अंश कम खाते होंगे, मतलब घी वगैरह कम खा रहे होंगे, स्नेहांश। फिर फर्मेंटेड फूड डेली ये ठीक है आपका, कर्ड राइस, मिथ्याहार, विल स्वर्णमालिन वर्ग विद अदर मेडिसिन टू बी एडेड विद दिस, व्हाट अदर मेडिकेशन टू बी एडेड विद पित्त कफ प्रकृति। तो लंग फाइब्रोसिस है ना, तो ऐसा सोचिए कि अस्थि धातु का विमार्गमन हो गया है वहां पे प्राणवायु स्रोतस में, और वहां पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। तो एक तो हेतु सेवन पूरी तरह से वर्ज कर दीजिए और दिनचर्या अच्छा कर दीजिए, और वहां पे घृत कल्पना दीजिए, जैसे तेजोवत्यादि घृत आता है, बहुत अच्छा काम करता है। पिपल्यादि घृत आता है, कंटकार्यादि घृत आता है, बृहत्यादि घृत आता है, जीवंत्यादि जीवनीय घृत, फिर महाकल्याण घृत, घृत कल्पना का प्रयोग करिए तो लंग्स में जो फाइब्रोसिस है वो इतना स्नेहन हो जाएगा। और दूसरा है कि रक्त के फेन से
फुफ्फुस बनाए, ऐसा सुश्रुताचार्य बोलते हैं, रक्त के फेन से। इसलिए रक्त पाचक का प्रयोग करेंगे, फाइब्रोसिस पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, रक्तगत आम का पचन करेगा, अच्छा रक्त धातु बनेगा, तो फुफ्फुस अच्छे हो गए। रक्त पाचक दे दीजिए घृत के साथ। और ये जो प्राणवायु स्रोतस में काम करने वाले घृत हैं, उनका सेवन करने से ही ठीक हो जाएगा। और स्वर्ण मालिनी वसंत तो जो सेल्स डैमेज हो गए हैं, क्षयात्मक संप्राप्ति है, उसको ये ताकत देगा। तो स्वर्ण मालिनी वसंत को देने से नए नए सेल्स बनने लगते हैं। तो उसमें मक्खन के साथ या दूध की मलाई, जो ऊपर का जो मलाई रहता है दूध का, उसके साथ अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसको पूरे अच्छी तरह से आप केस को सॉल्व करिए और आपको बहुत मजा आएगा कि ये पेशेंट ठीक हो जा रहा है। जो एलोपैथी साइंस में नहीं होता है वो आयुर्वेद से हो जाता है। डॉक्टर विजय साइनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लीलाधर साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी थैंक यू। डॉक्टर अंजू बालाजी बोल रहे हैं कि जो किड्स अंडरवेट होते हैं क्या उन्हें दे सकते हैं विद अदर मेडिसिन, डोज क्या रहेगी? तो एक एक रत्ती सुबह शाम दे सकते हैं, और शतावरी कल्प दे दीजिए बच्चों को, उनकी प्रकृति के हिसाब से मेडिसिन डिसाइड करिए। आरोग्य वर्धिनी दे दीजिए, आम पाचक वटी दीजिए, क्रव्याद रस वटी दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण दीजिए, फिर बाल चतुर्भद्र रस दीजिए, कुमार कल्याण रस दीजिए। बहुत सारी दवाइयां हैं, उसके साथ युक्तिपूर्वक इसका प्रयोग करिए। डॉक्टर कुसुम पांडे जी बहुत बढ़िया बोल रही हैं कि आयुर्वेद का वंडर ड्रग है। सही बात है, बहुत अच्छा फायदा होता है। जब मैं बीएमएस कर रहा था सेकंड ईयर में, यहाँ पे ससुन हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उसमें एक आयुर्वेद वार्ड है। तो एक डॉक्टर विलास नानल सर, पुणे के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे, नानल संप्रदाय के, मतलब उनके भाई भी हैं रमेश नानल सर, जो मधु जीवन नाम की पत्रिका निकालते हैं, और उनके बेटे सत्यव्रत नानल भी निकालते हैं। तो उनके ही भाई जो ये थे नानल जी, नानल सर, विलास नानल सर, वह आयुर्वेदिक वार्ड में बहुत सारे पेशेंट, टीबी के पेशेंट होते थे। तो उसमें सर ना राज मृगांक, उधर की चिकित्सा तो करते ही थे, उसमें टीबी के पेशेंट लोगों को मतलब उधर के पेशेंट को करते करते टीबी के पेशेंट भी हम लोग देखते थे। तो हम लोग का वहाँ पे हर समय प्रैक्टिकल होता था। तो वहाँ पे मैंने देखा था राजमृगांक रस, स्वर्ण मालिनी वसंत रस, स्वर्ण मकर ध्वज, फिर विषम ज्वरांतक लौ, ये सारे द्रव्य होते थे। तो हम लोगों ने सर से पूछा कि सर स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग कैसे होता है? तो सर ने हमको, जो मैंने आप लोगों को बताया ना, वही नानल सर ने हमको पूरा अच्छे से बताया था कि कभी भी आप लोग चिकित्सा करते हैं तो आप लोग अंशांश कल्पना से देखिए, ऊपर ऊपर से मत देखिए। वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है क्या, शीत गुण बढ़ा है क्या, चल गुण बढ़ा हुआ है क्या, वायु का कौन सा गुण बढ़ा है, पित्त का कौन सा गुण बढ़ा है, कफ का कौन सा गुण बढ़ा है, फिर वह दोष दुष्य समूर्छना कैसे हुई है, इसको और स्रोतों का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो व्याधि आगे आगे कैसे बढ़ी, और पूर्व व्याधि में पहले क्या हुआ था, मलेरिया हुआ था क्या, फीवर हुआ था क्या, उसका इफेक्ट क्या आया, ये सारा सर ने पूरा कॉन्सेप्ट हमें बताया। वो चीज आज भी याद है कि, और हर समय नानल सर की याद आती है कि नानल सर ने हमें ये चीज सिखाया था। और जो गुरु लोग सिखाते हैं ना, वही चीज से हमारा दृष्टि बनता है। जब पेशेंट आते हैं तो वही सब सोचते हैं कि ऐसे ही होता है, और वैसे संप्राप्ति बनती है। फिर उसी मेथड से हम जब मेडिसिन की योजना करते हैं, वो संप्राप्ति भंग होती है और पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार क्या हुआ कि मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो उनको ना यूट्राइन प्रोलैप्स था और संधिवात था। तो मैं उनको ट्रीटमेंट दे रहा था संधिवात के लिए। मैं बस्ती देने लगा उनको शीरबला तेल का, स्नेहन स्वेदन के साथ बस्ती देने लगा। तो संधिवात ठीक होते होते उनका यूट्राइन प्रोलैप्स भी ठीक हो गया। ये बात मैंने जमदग्नि सर को बताया, तो सर ने हमें यही बताया कि स्वतंत्र व्याधि वही था, संधिवात था, और उसके कॉम्प्लिकेशन में यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया था। वायु की वजह से यूट्रस अपना स्थान छोड़ के डिसलोकेट होकर प्रोलैप्स हो रहा था पूरा। तो जब संधिवात की चिकित्सा किया तो यूट्रस के मसल्स को भी ताकत आ गई, वो व्याधि भी ठीक हो गई। इसीलिए ना हमें बहुत कुछ अब जो प्रैक्टिस में सीखने को मिलता है, और फिर वो बाद में एनालिसिस करते हैं ग्रंथों में, एकदम परफेक्ट रहता है। इसलिए ग्रंथ का ऐसे पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करिए, पेशेंट देखिए, अपने गुरु के पास देखिए या सुनिए, आप लोग बार बार सुनेंगे तो और सीखने को मिलेगा। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आयुष दर्पण जर्नल की तरफ से फेसबुक लाइव का लिंक दिया जा रहा है, उसको ज्वाइन करके आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। डॉक्टर कुसुम पांडे जी बोल रहे हैं कि इसको यूज करने पर अलग से दीपन पाचन करने की आवश्यकता नहीं है क्या? इसको यूज करने पर अलग से तो नहीं, अलग से है ना, जब आम संचिति बहुत ज्यादा है, अब जाठराग्नि लेवल पे अगर आम है तो वहां पे दीपन पाचन देना पड़ेगा। यह जो काम करता है ये दीपन पाचन करता है, लेकिन मेन दीपन पाचन की दवाई नहीं है। यह धात्वग्नि को अच्छा करता है, भूताग्नि लेवल तक काम करता है। स्वर्ण मालिनी वसंत देने से मतलब किसी को आम संचित है, उनको 3 महीने से भूख नहीं लग रही है, और स्वर्ण मालिनी वसंत दे दिया तो भूख बढ़ गई, ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है। उसमें हमें पंचकोल चूर्ण दे दिया,
त्रिकटु चूर्ण दे दिया, लवण भास्कर चूर्ण दे दिया, आरोग्यवर्धिनी दे दिया। दीपन पाचन द्रव्यों के साथ देने से यह दीपन पाचन कार्य अच्छा करेगा। ये मेन दवाई नहीं है दीपन पाचन की, इसका कार्य होता है ये, लेकिन धातुगत एक एक सेलुलर लेवल तक इसका कार्य होता है। मतलब भूताग्नि लेवल और धात्वग्नि लेवल तक इसका कार्य होता है। मेन जाठराग्नि लेवल को, जाठराग्नि को एकदम प्रदीप्त कर देगा ऐसा नहीं होता है। इसको समझना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर स्नेहा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर किरण नायक जी प्रणाम सर जी। 7 मंथ में प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग हो रहा है, प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग है तो क्या ये मेडिसिन दे सकते हैं? क्या ये पेशेंट को प्री टर्म लेबर से प्रिवेंट करने के लिए क्या और क्या देना है? तो 7वां महीना का एक मासानुमासी काढ़ा आता है, वह आप दे दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरे को पर्सनल मैसेज करें, मैं बता दूंगा। 7 मंथ का मासानुमासी काढ़ा दीजिए, गर्भपाल रस दीजिए और स्वर्ण मालिनी वसन दीजिए। तो यह आईयूजीआर में तो काम करता है, प्री टर्म में भी काम करता है, रसायन के रूप में काम कर सकता है, लेकिन गर्भपाल रस का जो कार्य है वो गर्भपाल रस ही करेगा। उसके बाद में मासानुमासी का जो काम है वो वही करेगा, यह उनको सपोर्ट करेगा। इसलिए अलग अलग कंडीशन में इसको देने से फायदा होता है। यह क्या करेगा? बच्चे का वृद्धि अच्छा कर देगा, गर्भाशय को बल देगा। लेकिन जो गर्भपाल रस का कार्य है, मैं उस पर एक लेक्चर लूंगा तो बताऊंगा गर्भपाल रस गर्भ को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, कि वो स्पॉटिंग नहीं होने देगा, एमनियोटिक फ्लूइड का बैलेंस किस तरह से करेगा। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और मासानुमासी का क्या रोल रहता है, मतलब फार्मेकोलॉजी क्या रहता है आयुर्वेद के हिसाब से, वह उस पर भी मैं एक लेक्चर दूंगा तो बताऊंगा। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि गर्भपाल रस के साथ दे दें, बराबर आपने सही बताया। डॉक्टर कीर्ति जी बोल रही हैं कि नियोनाटल जॉन्डिस में कैसे यूज कर सकते हैं? नियोनाटल जॉन्डिस में आप ना आरोग्यवर्धिनी दे दीजिए या कुटकी का चूर्ण के साथ आप चटा दीजिए। तो नियोनाटल जॉन्डिस में तो हमें कामला की चिकित्सा करनी है, यकृतगामी मेडिसिन जैसे कुटकी देना है, हमें नीम देना है, या आरोग्यवर्धिनी में तो सब कुछ है, उसके साथ हम देंगे। तो नियोनाटल जॉन्डिस में जो वीकनेस आई है, पूरा धातुओं में बहुत ज्यादा ऐसे बल और वीक हो गया है बच्चा, और स्वर्ण प्राशन तो हम लोग कराते ही हैं, उसी तरह से स्वर्ण मालिनी निवसन दे दिया हनी के साथ या घी के साथ, या विषम मात्रा में घी और हनी के साथ दे दिया, तो ये बच्चे को जल्दी रिकवर कर देगा, उसका इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर देगा, यकृत को ताकत दे देगा। ये डायरेक्ट कामला रोग पे नहीं काम करेगा, ये उनको ताकत दे देगा, इसलिए इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। भूताग्नि लेवल, धात्वग्नि लेवल पे इसका काम रहता है। हर मेडिसिन को समझिए कि वो किस अवस्था में क्यों काम कर रहे हैं। तो ये भूताग्नि और धात्वग्नि पे काम करता है। जो क्रव्याद रस आम पाचक वटी है वो जाठराग्नि लेवल पे, स्थूल अग्नि पे काम करती है। स्थूल अग्नि का काम में आप सूक्ष्म अग्नि का, अब जैसे किसी को राइफल से मारना है और आप उसको मिसाइल मार रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। मिसाइल की जहां टैंक की जरूरत है और वहां पर आप बंदूक से चला रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। किसी को अगर दूसरे देश में बॉम्ब गिराना है तो आपको वहां पे सुखोई जो है वो या राफेल जैसे जहाज लेके जाना पड़ेगा। आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसे मार दे और बॉम्ब गिर जाए पाकिस्तान पे, ऐसा कभी नहीं होगा। हर मेडिसिन का अपना अपना ये रहता है, दायरा रहता है, मर्यादा रहती है, कौन सा मेडिसिन कहाँ पे काम करता है। ये काम सब जगह करते हैं, सब जगह सब मेडिसिन काम करते हैं। आप लोग द्रव्य गुण की किताबें देखेंगे ना तो सारे मेडिसिन सारे संस्थान पे काम करते हैं। ऐसा लगता है कि ये फिर क्यों दिए, सभी वात को भी ठीक कर रहे हैं, पित्त को भी ठीक कर रहे हैं, कफ को भी ठीक कर रहे हैं। फिर आप लोग माधव निदान देखेंगे, उसमें सारी व्याधियां मिथ्याहार विहार से ही हो रही हैं, सभी पित्त का प्रकोप कर रहे हैं, सब कफ का कर रहे हैं। तो ये सुपरफिशियल देखने से समझ आता है। जब हम लोगों ने गुरु से सीखा, गुरु जी लोगों से, तब हमें समझ आया कि वात पित्त कफ तो है, लेकिन अंशांश कल्पना से हमें समझ आता है कि ये संप्राप्ति ऐसे हो रही है, ये धातुओं में ऐसे जा रहा है, फिर यह व्याधि ऐसे हो रही है, ये काल में ये हो रहा है। इसीलिए ना ज्यादा पढ़ना और समझना चाहिए। तो नियोनाटल जॉन्डिस में यकृत पे कार्य करने वाली और कामला हर दवाई के साथ इसका प्रयोग करने से ताकत आ जाएगा, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा। डॉक्टर हाँ, आयुष दर्पण जर्नल में की तरफ से ऐसे मुझे प्रश्न है कि आयुर्वेद के सेशन में जुड़ने का तरीका बताइए। तो इसमें आप लोग ना क्या करिए कि आप लोग मुझे या वैद्य नवीन जोशी सर को आप एक मैसेज करिए कि हमें आयुष दर्पण का सेशन में, इंटरेक्टिव सेशन में ज्वाइन करना है। तो हम लोग आपको एक गूगल फॉर्म देंगे, गूगल फॉर्म भर दीजिए। वो करने से आप लोग ना ऑथराइज्ड हो जाएंगे कि आप लोग हमारे हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो आप लोग वो फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद में आप लोगों को हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर वहां से हम लिंक देंगे और आप उसमें आके हमें जूम के साथ मीटिंग में अपने प्रश्न उत्तर और आपकी डिफिकल्टीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। तो आप गूगल फॉर्म नहीं भरेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे फैमिली मेंबर हैं कि नहीं है? तो इसीलिए हर मतलब
कोई फ्लैट लेता है तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, तभी उसका फ्लैट होता है। इसीलिए आयुष दर्पण जर्नल आपका है कि नहीं है, ये ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल फॉर्म भर देंगे तो आयुष दर्पण जर्नल आपका ही हो जाएगा, आप एक परिवार का हिस्सा हो जाएंगे। इसलिए आप लोग गूगल फॉर्म भरिए। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भावना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गंगवार सर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राजक्ता पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया। मनोज अग्रवाल जी का प्रश्न बहुत अच्छा है, श्वेत और कृष्ण मरीच में क्या डिफरेंस है, यह मैं द्रव्य गुण में सर आपको बताऊंगा। अभी तो कृष्ण मरीच का ज्यादा यूज रहता है तो उसका इसमें प्रयोग किया गया है, मैं यह भी बता सकता हूँ। श्वेत और काली मिर्च में मैं एक लेक्चर लूंगा तो आपको बताऊंगा। गोरोचन का और क्या क्या गुण होते हैं और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, गोरोचन पर भी मेरा एक लेक्चर होने वाला है बहुत जल्दी, तो मैं गोरोचन पर भी बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। डॉक्टर प्रतिभा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी का बहुत अच्छा प्रश्न है, गुड इवनिंग आपको। विद आंवला अनुपान फॉर पित्तज व्याधि कैन यूज स्वर्ण मालिनी वसन, अगर आपने आंवला का अनुपान नहीं भी दिया तो स्वर्ण मालिनी वसन पित्त के विकारों में बहुत अच्छा फायदा करता है। आंवला का अनुपान दे देंगे तो और सेफ हो जाएंगी, गुलकंद के साथ नहीं तो और हो जाएंगी। इसका पित्तज व्याधियों में तो उपयोग होता ही होता है। डॉक्टर ये निधि अरोरा जी बोल रहे हैं कि थायराइड पेशेंट के वीकनेस में दे सकते हैं, आप हर तरह के वीकनेस में दीजिए ना, बुढ़ापे में दे दीजिए, गर्भिणी अवस्था में वीकनेस है तो दीजिए, शुक्र शहर से वीकनेस है तब दीजिए, ज़्यादा मेंटल काम होता है, आईटी सेक्टर में लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम रहता है, बहुत ज़्यादा उनको पूरा निचोड़ दिया जाता है, इतना हैवी वर्कलोड रहता है, उनको आप दीजिए। डॉक्टर लोग जो ज़्यादा काम कर करके थक गए हैं, या गृहिणी स्त्रियां हैं बहुत ज़्यादा काम करके थक गए हैं, मजदूर लोग हैं, सबको सब तरह के वीकनेस में इसको देने से फायदा होता है। जी डॉक्टर दिनेश कुमार जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं कि इट एक्ट एज, एक मिनट इनका कहाँ गया, दिनेश कुमार जी बोल रहे हैं कि इट एक्ट एज धातु पोषण, ऑल्सो फास्ट रिकवरी इन एक्सीडेंटल केसेस। आपका 100% बात सही है, यही मैं 1 घंटे 10 मिनट से समझा रहा हूँ कि धातु परिपोषण क्रिया को अच्छा कर देता है, रसायन है, बल्य है, एक्सीडेंटल केसेस में फायदा करता है। डॉक्टर कीर्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतिभा जी बोल रही हैं कि प्लीज स्टार्ट संस्कृत क्लासेस, तो अभी मैं वैद्य नवीन जोशी सर जी से सलाह लेता हूँ तो संस्कृत क्लासेस शुरू करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को चक्रपाणी की टीका पढ़ने को आए, फिर उसके बाद में अरुण दत्त की टीका पढ़ने आए, फिर हिमाद्री की टीका पढ़ने आए, इंदु की शशि लेखा टीका अष्टांग संग्रह पे है वह टीका पढ़ने आए। संस्कृत क्लास करना तो शुरू करना बहुत जरूरी है, और आयुष दर्पण में पहली बार होगा कि इतने सारे हजारों लाखों डॉक्टर्स को एक साथ संस्कृत पढ़ाया जाएगा, और उनको एकदम ऐसा कराया जाएगा कि जो गुरुकुल की परंपरा थी उसके पैरेलल में सिखाया जाएगा। मैं अभी करूंगा शुरू। प्रतिभा जी थैंक यू, आपने इतना अच्छा बात बताया। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। पहले के जमाने में संस्कृत पढ़ना सबको अलाउ नहीं होता था, कुछ विशेष जाति वर्ग को ही अलाउ होता था आयुर्वेद पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, पढ़ना भी। पहले तो स्त्रियों को भी पढ़ने को अलाउ नहीं था, फिर कुछ कुछ जातियों को पढ़ने का नहीं था। अभी तो समय बदल गया है, अभी तो इतना अच्छा मौका है कि ओपनली फ्री में सबको सब कुछ सिखाया जा रहा है, कोई भी चीज छुपाया नहीं जा रहा है, जो चीज सीखा है सब चीज, संस्कृत भी सीखिए, मैथमेटिक्स सीखिए, वो भी वैदिक मैथमेटिक्स वो भी सिखाया जाएगा, फिर पूरी तरह से आयुर्वेद सीखिए। मैं अगर टाइम मिलेगा तो वेदांत दर्शन भी पढ़ाऊंगा, आध्यात्मिक वेदांत दर्शन भी पढ़ाऊंगा, वेदों को भी पढ़ाऊंगा, आप लोग जो चाहेंगे वो सब पढ़ाया जाएगा। जो भी आपको पढ़ना है, पढ़ाई से कभी नहीं रोका जाएगा आपको, और सभी लोगों को समान ऐसा देखा जाएगा कि सब लोग इक्वल हैं और सब लोग श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं इक्वल ही नहीं, हमें श्रेष्ठ समझना है, सब लोग श्रेष्ठ लोग हैं। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पद्माकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर किरण नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गिरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। और ये भी नहीं है कि हमारे पास कुछ विशेष फॉर्मूला है और हम मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट लो हमारे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि आपके पास भी प्रोडक्ट है, आप भी मेडिसिन का यूज करिए, आपको भी ये सब चीज आना चाहिए। यहाँ पे सबको सब चीज दिया जा रहा है। डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मोहित सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट को यूज करना है, हाँ करना है, जहाँ पे धातु दुर्बलता है, क्षयात्मक संप्राप्ति है, वीकनेस है, उसमें आप यूज करिए ना, बहुत अच्छा फायदा करता है। सबको थोड़ा ना है कि वसंत कुसुमाकर रस ही देना है, आप इसको भी दीजिए। 8.5 रुपए की तो गोली आती है, इतना अच्छा दवाई है तो आप यूज करिए ना इसको।
लेकिन ये देखिए कि प्रकृति देखिए, अग्नि देखिए, बल देखिए, देश देखिए, काल देखिए, मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, हर तरह के आहार शक्ति, पचन शक्ति, ये सब देखिए, उसके हिसाब से देंगे दवाई तो ज़्यादा फायदा करेगा। और ना ये मैं ये चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर अरविंद पाठक हूँ, तो आप लोग इतने अच्छे बने कि 1 लाख अरविंद पाठक डॉक्टर से ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग रहे। सब लोग आइए, जिसको जो नॉलेज है सब लोग आयुष दर्पण पे बताइए, जो जो आपका अनुभव है सब शेयर करिए। इंटरेक्टिव सेशन में सब लोग को ओपन किया गया है, सब लोग आइए, अपना अपना ज्ञान बांटिए, सबको सब चीज़ बताइए। कोई किसी से छोटा नहीं है कि ये नहीं आता। और ये भी मत सोचिए कि हमारा ब्रेक हो गया, शादी ब्याह हो गए, बच्चे हो गए तो हमारा पढ़ाई छूट गया। ऐसा नहीं होता। आपको एक नदी का प्रवाह में लेके जा रहे हैं हम लोग, तो सारे लोग ना दौड़ेंगे, सारे लोग नदी में ये जो नौका सवारी होती है ना, सबको ये किया जा रहा है, सब लोग उस लेवल में आ जाएंगे कि सबको सब आएगा। तो ये हमारा प्रयास है। आगे सफलता तो मिल ही रही है, अभी तक सबका प्रैक्टिस अच्छा ही हो रहा है, इसमें हम नहीं करें। आप लोग का मेहनत है, आप लोग का बुद्धि है, आप लोग का टाइम है, और भगवान की इच्छा है, भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए सबका अच्छा कल्याण हो रहा है। अभी मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग अब 8:30 बजे मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रणाम।